हो गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग बच्चों, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं? गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा चल रहा था। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको बता दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ की हम बातें कर रहे थे। कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा था। और न्यूटन सेकंड लॉ ने उसका मैग्नीट्यूड बताया था, F बराबर dp अपॉन dt। इसी पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कल किए थे। कल हाइट से छोड़ के रिबाउंस कराया था, फोर्स निकाल लिया था। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टकरा के रिबाउंस हुआ था तो फोर्स निकाल लिया था। सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो तो आंसर निकाल लिया था। सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो तो आंसर निकाल लिया था। कल हमने क्वेश्चन किए थे न्यूटन सेकंड लॉ पर, है ना। मैं कह रहा हूं ना कि कहीं भी कोई भी चेंज मिले, कोई भी चेंज मिले बिना फोर्स के कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो जहां जहां चेंज हो रहा होगा ना, चाहे वो स्पीड का चेंज होगा, वो डायरेक्शन का चेंज होगा, ठीक है, वो दोनों का चेंज होगा, न्यूटन आ जाएगा, बोलेगा फोर्स निकालो। तो कल अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे साहब, कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ और करते हैं साहब, ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रुको, मैं क्लियर कर दूं आपको। कल अपन ने गैस का मॉलिक्यूल सरफेस से टकरा लिया था, क्रिकेट की बॉल भी हो गई थी। और जो क्रिकेट की बॉल फोर्स लगा सकती है तो कोई डायरेक्शन चेंज करेगा तो फोर्स नहीं लगेगा ना। आ जाओ साहब, ये आ जाओ। ये बोल रहा है एक पार्टिकल है, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, बोल रहा है पूरे मोशन में फाइंड एवरेज फोर्स। कहां से कहां तक? ए से बी तक। ए से बी तक एवरेज फोर्स पूछ रहा है साहब। ये ए से बी, देखो ये चल रहा है साहब, ये यहां चल रहा है, ए से बी के बीच में एवरेज फोर्स। रुकना, सुनना और समझना। अगर ये तो मैंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ए से बी, अगर मैं मेंशन नहीं भी करता ना तो भी फोर्स खाली ए से बी के बीच में है, कहीं और फोर्स नहीं है ना। आप खुद देखो, अगर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा हूं, यहां से यहां तक चल रहा हूं, और यहां से यहां तक स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, जब कोई चेंज ही नहीं हो रहा तो फोर्स कहां से होगा? ठीक है, तो यहां पर कोई फोर्स नहीं होगा। ऐसे अगर मैं बोलता हूं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक भी कोई चेंज नहीं है, कोई फोर्स नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ अगर चेंज आपको देखने को मिल रहा है ना, ये चेंज दिखने को मिल रहा है किसका? ये स्पीड का, है ना, सॉरी वेलोसिटी का। किसकी वजह से? डायरेक्शन की वजह से। तो इसी इंटरवल में फोर्स लगेगा, कहीं और फोर्स नहीं लगेगा, है ना। अब एक ही तरीका जानते हैं अपन, तो फोर्स निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है, और वो क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, F बराबर dp अपॉन dt। F बराबर dp अपॉन dt। अब यहां से क्या बोलोगे? ये बोलोगे P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाय ये टाइम। अब फाइनल क्या बोलोगे साहब? ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब क्लियर करो, देखो देखो, यहां से ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। इनिशियल डायरेक्शन को प्लस मानते हो तो उसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? ये माइनस होगा ना, माइनस। अब माइनस होगा तो आंसर क्या बोलोगे? ये बोलोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी प्लस। अब ये यहां से यहां तक का टाइम भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। ये देखो, यहां से यहां तक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ है, तो ये टाइम क्या बोलोगे? ये टाइम बोलोगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? ये आधे चक्कर में डिस्टेंस होगा पाई आर, और स्पीड कितनी होगी? ये स्पीड v होगी साहब, ये स्पीड v होगी, तो ये आ जाएगा कितना? पाई आर अपॉन कितना? v। अब आप देख सकते हो, फोर्स अगर मैं बोलता हूं तो ये आएगा -2mv डिवाइडेड बाय पाई आर अपॉन v। मतलब सॉल्व करेंगे तो -mv² अपॉन पाई आर, है ना। ये प्लस माइनस का झगड़ा मैं कल तुम्हें बता दिया था, प्लस माइनस का झगड़ा मैंने तुम्हें कल बता दिया था। प्लस और माइनस में क्या होता है साहब? ये जो तुम्हें बताया था ना, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बराबर होता है, अपोजिट होता है। जो लगाने जाता है वो लगवा के भी आता है। तो यहां पर एक का माइनस आएगा तो दूसरे का क्या आएगा? प्लस आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों के इसमें सेम आएगा। ये बोल रहे हैं कि इसको इसकी डायरेक्शन पलटने के लिए फोर्स लगाया गया, तो जिसने भी लगाया उसका आंसर भी यही बोलोगे, और जिस पे लगा उसका आंसर भी यही बोलोगे, है ना। कल भी हम पार्टिकल वाले आंसर निकाल रहे थे, हाइट से छोड़ा था, रिबाउंस होके वापस आता था, तो जमीन पे भी इतना ही फोर्स लगता था, पार्टिकल पे भी इतना ही लगता था। ठीक है, तो यहां से राजवीर यादव बेटा, ये जितना समय कमेंट करने में लगता है उतना लिखने में लगता है, ये साथ में लिख ले वरना ब्लॉक करा दूंगा मैं। ठीक है, ये मतलब जितना समय तुम्हें यहाँ नोट्स लिखने में लगता है उतना समय ही कमेंट करने में लगता है भाई। ठीक है भाई, पीपीटी देते रहा हूं तुम्हें यार, ये नोट्स बनाने का मौका देते रहा हूं, ये नोट्स बनाने का पर्याप्त मौका है भाई।
है ना, देख करके साथ साथ लिख, कंटिन्यू हो। ठीक है, यहाँ जब मैं आंसर पूछूं तब लिखना कुछ, उससे पहले यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखो साथ साथ। ये पहले तुम्हें दिया मैंने क्वेश्चन, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस समय क्या मूवी चल रही है, क्या मूवी चल रही है, बैठे बैठे देख रहे हो तुम खाली, है ना। इस पर साथ साथ करो यार, साथ साथ करो यार, ऐसा क्या 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 तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन करने का बराबर सबके पास मौका है। कुछ बच्चे जवाब देते हैं और कुछ बच्चे मजे लेते रहते हैं, कमेंटबाजी करते रहते हैं। ठीक है, पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा आता है, वो तुम मुझे सिखाओगे नहीं। नोट्स तुम्हें बनाना है, स्पीड तुम्हें बदलनी है, साथ साथ बनाना चाहते हो तो बनाओ, और साथ साथ नहीं बना पा रहे हो तो ये पीपीटी मिल रही है ना, ये पीपीटी से देख के बनाना यार। मैं और क्या बोलूं यार तुम्हें। ये पीपीटी तुम्हें किस लिए शेयर होती है, इसलिए होती है ना कि तुम्हारा कुछ कंटिन्यूटी में लिखना रह गया हो तो लिख लो उस समय। मतलब सोचो ना यार, तुम क्या बिल्कुल मूवी देखने के लिए बैठोगे क्या? मूवी थोड़ी देखने के लिए बैठोगे, साथ साथ लिखोगे। और अगर अपन ऐसे ही करते रहे कि भैया एक क्वेश्चन दिया, पहले मैं बोर्ड भरूं, फिर तुम यहाँ लिखते रहो, फिर मैं बोर्ड भरूं, फिर तुम यहाँ लिखते रहो, तो बहुत समय लगेगा बेटा। इतना समय नहीं होता अपने पास। अपना काफ़ी लेट कोर्स स्टार्ट हुआ है और फरवरी एंड तक अपने को कोर्स भी खत्म करना है, तो उसके लिए अपने को स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा टीचर के साथ चलना पड़ेगा, है ना। बहुत मौका दे रहा हूँ मैं, पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, पूरा मौका दे रहा हूँ, है ना। नोट्स बनाना चाहो तो साथ साथ बना सकते हो, और नहीं बनाना चाहते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे बना रहे हैं यार, साथ साथ बना ही रहे हैं यार। ठीक है, इससे इतने क्वेश्चंस या तो देखो क्या होता है, खाली कोर्स होगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, फिर क्वेश्चन कम हो पाएंगे, है ना। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं भरपूर मौका दूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा करूंगा, मैं यहाँ हट जाऊंगा, खूब मौका दूंगा, लिखते रहो, है ना। लेकिन इससे क्या होगा, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो पाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो पाएंगे तो तुम सीख कम पाओगे, और सीख कम पाओगे तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी नुकसान है ना। तुमसे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे भाई। ठीक है, ये साथ साथ कोशिश करो बनाने की। अगर कुछ ये अपन पीपीटी शेयर करते हैं ना यार, कि अगर कुछ रह जाता है लिखने से तो आप क्या करो, उसको लिख लो। अब मुझे बताओ भाई इसमें क्या आया अभी तक? न्यूटन फर्स्ट लॉ आया, सेकंड लॉ आया, थ्योरी के नाम पे आया क्या? थ्योरी के नाम पे कुछ नहीं आया। न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के सारे एग्जाम्पल मैंने गा के समझाए, सेकंड लॉ पूरा मैंने बोर्ड पे लिख के बताया, और पीपीटी भी शेयर कर दी। अगर लिखना रह जाता है तो बाद में लिखो ना, 10 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन तो साथ साथ करो ना यार, क्वेश्चन साथ साथ करो। ठीक है, चलो मैं और क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ और क्वेश्चन कराते हैं। ये कल मैंने इस तरह के केस आपको कराए थे, टक्कर वाले, याद आ गया होगा आपको। ये टक्कर के बाद में व्हेन पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद रुक जाता है, याद है? कल कराया था मैंने। इसी को बोला था मैंने परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ये रिवाइज करा रहा हूँ कल वाला कॉन्सेप्ट में, ये कल वाला कॉन्सेप्ट में एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये इसी को कहा था परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो बताइए एफ बराबर ये dp अपॉन dt होगा। ये क्या बोलोगे, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम करोगे, टाइम। अब ये तो एक पार्टिकल आ रहा है, अगर एक नहीं आ रहा, एन आ रहे हैं, तो इंटू एन कर दोगे ना साहब, इंटू एन कर दोगे। ये एन कर दोगे तो यहां से एफ का मैग्नीट्यूड अगर बोलें तो ये होगा एन बाई टी इंटू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा साहब। अब ये बोलता है टक्कर के बाद में रुक गया, ये बोला ना, ये पार्टिकल स्टॉप आफ्टर कोलिजन, रुक गया। अब रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी क्या कर दोगे, 0। कल ये मैं रिवाइज कर रहा हूं, कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया तुम्हें। बस कल क्या होता था, एक पार्टिकल आ रहा था, आज ये एक नहीं आ रहा, बहुत सारे आ रहे हैं। तो जैसे एक का आंसर निकाल रहे थे ना, वैसे ही आंसर निकालोगे, उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन बाई टी इंटू एम वी, है ना। ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, मैग्नीट्यूड, वो प्लस माइनस का चक्कर तुम कल समझ चुके हो। प्लस माइनस हमने कल यहां पर बता ही दिया था। ठीक है, चलो अब दूसरा केस ही मैं वापस रिवाइज करा दूं। यहां पर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, ये लो। ठीक है, ये बोल रहा है कि साहब रीबाउंस विद सेम स्पीड, सेम स्पीड से रीबाउंस हुआ। अब आप बताइए साहब, यहां भी फोर्स निकालने जाओगे तो एम, ये बोलोगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। मुझे क्लियर करो, एक का आंसर इतना है, एन आएंगे तो इंटू एन कर दोगे ना भाई, जो एक करेगा बाकी भी वही करेगा। ये क्या आएगा, एन बाई टी इंटू 2mv, ये आएगा एन बाई टी इंटू 2mv। ठीक है, ये एन बाई टी इंटू 2mv। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, जस्ट कल जो बात हमने करी थी ना, मैं वही बात आपको दोबारा बता रहा हूँ। कल हमने एक पार्टिकल का फोर्स निकाला था, अगर एन आ जाते हैं तो इंटू एन कर दोगे। ये क्वेश्चन गैस मॉलिक्यूल के नाम पे बनेगा तो भी ऐसे ही करोगे। ये क्वेश्चन फोटोन के नाम पे बनेगा तो भी ऐसे ही करोगे। ये क्वेश्चन क्रिकेट की बॉल के नाम पे बनेगा तो भी ऐसे ही करोगे। कोई भी पार्टिकल किसी सरफेस से टकराता है
तो टक्कर का फोर्स निकालने का यही तरीका है। गैस मॉलिक्यूल हो, फोटोन हो, क्रिकेट की बॉल हो, मैं तो कह रहा हूं मशीन गन की गोलियां क्यों ना हो, मशीन गन की गोलियां भी टकराएंगी ना, ऐसे ही फोर्स निकालोगे। ठीक है, तो ये सारे केस मैंने तुम्हें कल कराए थे, एक बार जस्ट रिवीजन कराया मैंने, है ना। अब ऐसा मत बोलना कि ये भी लिखने का मौका दो, ये कल लिख लिया तुमने सब, ये जस्ट रिवीजन करने के लिए मैंने एक बार दिया ताकि कल वाली बातें तुम्हें याद आ जाए, है ना, परसों वाली बातें तुम्हें याद आ जाए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। और देता हूं साहब, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। मैं बोल रहा हूं कि साहब गैस मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास दे रहा हूं मैं आपको 10⁻⁻24 kg दे रहा हूं भैया, और टोटल जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं पर यूनिट टाइम n/t, ये दिया मैंने 10⁻20 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, 10⁻20 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ये इतना इंसिडेंट हो रहा है ना। आपसे बोल रहा है कि साहब स्पीड क्या थी, ये इनिशियल स्पीड थी आपके पास यहां पर 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये रिबाउंस हो रहा है सेम स्पीड से, है ना। चलो मैं फोर्स पूछ रहा हूं और दो केस बोल देता हूं, फोर्स पूछ रहा हूं। पहला केस, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। दूसरा केस ये बोल रहा है सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। दो क्वेश्चन दिए मैंने, शायद ऐसा मैंने पिछली बार कराया था, ऐसा मैंने आपको पिछली बार भी कराया था कुछ, है ना। ठीक है, कर दो साहब, बता दो। फोर्स पूछ रहा है साहब, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट टाइम दे दिए, एक का आंसर निकालना आपको आ गया है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बोलता है तो एन से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल पूछता है तो एन से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है। ये बोला ना परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो सेम स्पीड से लौट जाएगा। ठीक है, अच्छा एंगल नहीं दिया मैंने इसमें, एंगल नहीं दिया तो नॉर्मली इंसिडेंट मानना, अगर एंगल नहीं दिया तो नॉर्मली इंसिडेंट मानना। पहले केस में आंसर क्या बोलोगे, एफ का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, ये बोलोगे एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, एक का आया ना। अब एन का बोलता है तो इंटू एन कर दो, एन यहां से ये आ जाएगा n/t इंटू 2mv, ये आएगा n/t इंटू 2mv, ये n/t का वैल्यू यूज कर लो, कितना है 10⁻20, है ना। मास कितना है, मास एक मॉलिक्यूल का गिवन है 10⁻24, v गिवन है कितना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इसको मीटर में रख देना, 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे तो सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का आंसर न्यूटन में, सॉल्व करो 10⁻⁻4, ये कितना होगा 3, तो 10⁻⁻1 0.2 न्यूटन आ गया। अब दूसरा आपको पता है सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो आंसर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का आधा आएगा, यानी आंसर आएगा 0.1 न्यूटन, आंसर आएगा 0.1 न्यूटन। ये बात मैंने कल आपको बता दी थी कि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के केस में नॉर्मल फोर्स परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का क्या होता है, आधा है, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का हाफ होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं सब, है ना। कल वाली बातें जस्ट रिवाइज किया, अपन ने कुछ नया काम नहीं किया, ये अभी ये कल वाली बातें रिवाइज किए, गैस मॉलिक्यूल का, क्रिकेट की बॉल का, है ना, ये सबका ऐसे निकालोगे। तो आई थिंक पर्याप्त समय है तुम्हारे पास नोट करने का, बनाने का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देता हूं। ये बंदूक की गोलियों वाला, सुनना और समझना। अब मुझे सुनना भाई, देखो मैं आपको बताऊं साहब, बंदूक से अगर गोली निकलती है तो आपको पता है कि बंदूक गोली पे फोर्स लगाती है, तो गोली भी तो बंदूक पे लगाएगी ना। आपने सुना होगा कि बंदूक थ्रस्ट खाती है, रिकॉइल होती है, रिकॉइल। तो अब ऐसे केस में बोलता है कि बताइए कितना फोर्स यहां पर लगा, थ्रस्ट फोर्स कितना लगा, उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाया। देखो सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये मेरे बंदूक से गोली चलाई तो आपने देखा होगा बंदूक पे झटका लगता है, तो तुम्हारे हाथ को भी तो उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना होल्ड करने के लिए। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, गन बुलेट पे जितना फोर्स लगाएगा, बुलेट गन पे उतना ही लगाएगा, और तुम्हारे हाथ को होल्ड करने के लिए भी उतना ही लगाना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ को होल्ड करने के लिए भी उतना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, लो एक कंडीशन दे रहा हूं मैं, ये गन बुलेट सिस्टम का एक कंडीशन दे रहा हूं साहब। इसमें देखो ये m स्पीड से गोलियां v स्पीड से गोलियां निकल रही हैं, सारी गोलियों की स्पीड सेम है ना, सारी जितनी गोलियां मैं इसमें से निकालूंगा सबकी स्पीड क्या है, सेम है, और हर गोली का मास कितना है, m है। बोलता है साहब फोर्स बताइए, फोर्स। अब सिंपल फोर्स निकालने का अपने पास एक ही फंडा है,
रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, कोई और तरीका ही नहीं है। अब इसमें क्या बोलूंगा, इसमें बोलूंगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या बोलूंगा, टाइम। ये भी क्या बोलूंगा, m कॉमन लेंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये डिवाइडेड बाय क्या बोलोगे, टाइम। अच्छा, एक गोली के लिए आंसर ये है। अब एक गोली थोड़ी चल रही है, n गोली चल रही है ना, इंटू क्या कर दोगे, इंटू n कर दोगे भाई। अगर n गोलियां चल रही है तो इंटू क्या कर दोगे, n। अब यहां से सिंपल आ जाओ सा, मुझे बताओ ये n/t हो गया। अगर यहां पर बोलता हूं मैं फाइनल वेलोसिटी v है तो इनिशियल 0 था ना। जब ये गोली बंदूक के अंदर थी तो बंदूक के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या थी, बंदूक के अंदर वेलोसिटी 0 थी ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितना मिला, v। अब ये n/t, ये क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम। ये नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर यूनिट टाइम। इसको सिंबल दे देता हूं स्मॉल m। ये स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ बुलेट पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ बुलेट मिलेगा पर यूनिट टाइम। तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, फोर्स का वैल्यू आएगा स्मॉल n इंटू mv। ठीक है, अब एक बात बड़े ध्यान से सुनना सा, ये आंसर तो सिंपल है, यही आना है। ये बोलता है कि हाथ पे कितना फोर्स लगा तो भी आंसर यही लगा, यही बोलोगे। ये बोलोगे कि बुलेट पे कितना लगा तो भी आंसर यही बोलोगे। गन पे कितना लगा तो भी आंसर यही बोलोगे। लेकिन स्पेसिफिक प्लस और माइनस का चक्कर में समझा दूं, ये डाटा आपके पास किसका था, बुलेट का था। तो ये फोर्स आपने निकाल लिया बुलेट पर। अब बुलेट पे इतना लगा है ना, तो गन पे भी इतना लगेगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। मतलब मेरे पास डाटा ये बुलेट का था, बुलेट का। तो ये जो फोर्स निकाला मैंने, ये फोर्स अप्लाइड ऑन बुलेट आया, बुलेट पे इतना फोर्स लगा है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि गन पे कितना लगा, तो गन पे इतना ही लगेगा, बस डायरेक्शन क्या कर दोगे, ये डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे। समझ लो ना, ये गोली पे अगर उधर लगा है तो बंदूक पे कहां लगेगा, इधर लगेगा। गोली अगर उधर गई है, गोली पे उधर लगा है तो बंदूक पे इधर लगेगा। ठीक है, और उसको होल्ड करने के लिए तुम्हारे हाथ को भी उतना ही लगाना पड़ेगा, है ना। यानी इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये अपोजिट होगा। फोर्स अप्लाइड बाय हैंड टू होल्ड द गन, फोर्स अप्लाइड बाय हैंड टू होल्ड द गन अगेंस्ट द थ्रस्ट। थ्रस्ट के अगेंस्ट होल्ड करने के लिए तुम्हारे हाथ को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही लगाना पड़ेगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस। आई थिंक बात क्लियर हो गई। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, जहां भी फोर्स का आंसर पूछेगा ना, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा। जहां फोर्स का आंसर पूछेगा मैग्नीट्यूड सेम आएगा। बस ध्यान रखना, ये जिसका डाटा होगा उससे आंसर अपन निकाल लेंगे। मेरे पास डाटा बुलेट का था तो मैंने बुलेट से आंसर निकाल लिया। जितना बुलेट पर उतना ही गन पर डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। जितना गन पर तुम्हारे हाथ को होल्ड करने के लिए उतना ही लगाना पड़ेगा और उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, ये अगेंस्ट थ्रस्ट मैंने आपको बता दिया, इतना होगा। ठीक है, नोट कर लो, आप नोट कर लो। पूरा समय दे रहा हूं मैं, पूरा समय दे रहा हूं मैं। पानी पी लूं जब तक, नोट कर लो। पर्याप्त समय है भाई, तुम समझते चलो। मैं जोर दे दे के समझाऊंगा यार, गा गा के समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है, ये बुलेट्स का मास हमें दिया था, तो बुलेट के डाटा से अपन ने आंसर निकाल लिया। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर गन का मास देने तो उसमें बेटा गन की वेलोसिटी अपन लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में ऐसे केस आएंगे। चलो ये पढ़ेंगे तो आगे, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूं मैं, एक बात क्लियर करता हूं। जहां भी न्यूटन थर्ड लॉ लगता है ना, एक्शन रिएक्शन, हर उस जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा। जहां जहां एक्शन रिएक्शन लगेगा, हर उस जगह लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन वहां पे आएगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ। गन की वेलोसिटी, गन की रिकॉइल वेलोसिटी पूछेगा आपसे बोलेगा रिकॉइल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, चलो आगे आओ और बताऊं मैं आपको थोड़ा सा। ये बंदूक से गोली चला ली अपन ने, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ मुझे। ठीक है, आपको बोल रहा है कि साहब नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर यूनिट टाइम ये बताना है आपको। बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है 10 ग्राम। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है, बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है आपको 100 मीटर पर सेकेंड। और फोर्स अप्लाइड बाय हैंड्स टू होल्ड द गन अगेंस्ट थ्रस्ट, ये 100 न्यूटन दिया हुआ है ना। ये फोर्स अप्लाइड बाय हैंड टू होल्ड द गन, टू होल्ड द गन, बंदूक को पकड़े रखने के लिए, है ना, इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है। बोल रहा है n/t बताओ, n/t बताओ। क्वेश्चन दिया मैंने, पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं। ठीक है, सिंपल है, देखो
गोली उधर जा रही है तो गोली पे फोर्स उधर लगाए, तो बंदूक पे इधर लगाए। अब बंदूक पे इधर लगाए तो उसको होल्ड करने के लिए आपको आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें कोई झगड़ा नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला तीनों के लिए एक रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला तीनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, तो भैया अभी बताया मैंने, ये एफ बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा, ये आएगा स्मॉल एन इंटू एम वी। ये स्मॉल एन आपसे पूछ रहा है तो ये एफ अपॉन एम वी। भाई यूनिट का ध्यान रख के सॉल्व कर लो। फोर्स कितना है साहब, 100 न्यूटन। मास कितना दिया, 10 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में रख दो। वेलोसिटी कितना गिवन है, वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में। सारे डाटा ऐसा ही सिस्टम में है तो ये पर सेकंड आ जाएगा, है ना। यहां से ये सॉल्व करें तो कितना हो गया, देखो 10 टू पावर -3 कैंसिल हो गया, ये 100 बुलेट पर सेकंड आ गया। 100 बुलेट पर सेकंड, खतरनाक बंदूक है भैया, एक सेकंड में 100 गोलियां चलाती, 100 गोलियां, है ना। ये अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है, उसमें पर मिनट आंसर मांग रहा है, उसमें आंसर मांग रहा है पर मिनट। और मुझे पूरी उम्मीद है पर सेकंड पर मिनट का लफड़ा समझते हो, पर सेकंड को पर मिनट में बदल सकते हो। चलो बताओ क्या करें, इसको पर सेकंड को पर मिनट में बदलने के लिए क्या करें, पर सेकंड को पर मिनट में बदलने के लिए क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई की डिवाइड, बोलो 60 से मल्टीप्लाई की डिवाइड। मैं चेक करना चाहता हूं, बताओ जल्दी से। एक सेकंड में इतना तो एक मिनट में कितना, एक मिनट में ज्यादा या कम, ज्यादा आएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, ये 60 इंटू 100 आ जाएगा बुलेट पर मिनट, ये बुलेट पर मिनट। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया, ठीक है। चलो कर लोगे, पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं। लो भैया, ये क्या बोल रहा है साहब, ये बोल रहा है साहब ये 1 किलो है, ये कैप फ्लोटिंग हॉरिजेंटल इन एयर बाय फायरिंग बुलेट्स ऑफ मास 0.05 kg। ये होता है ना डिस्क होती है, डिस्क, ये डिस्क होती है डिस्क। क्वेश्चन समझना, डिस्क का मास दिया हुआ है 1 किलो, इस 1 किलो वाली डिस्क को आपको हवा में बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हो, गोलियां चला रहे हो, गोलियां, ये गोली चला के बैलेंस कर रहे हो। ये गोली का मास दिया हुआ है, गोली यहां पर आके टकराती है। अब आपसे बोल रहा है कि रीबाउंस विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से रीबाउंस हो जाती है, सेम स्पीड से रीबाउंस, ये सेम स्पीड से गोली रीबाउंस हो जाती है। आपसे बोल रहा है बताओ यहां पर यहां से कितनी कितनी स्पीड से गोली को चलाया जाए ताकि ये इसको हवा में बैलेंस कर सके। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, ठीक है। डिस्क को हवा में बैलेंस करना है, डिस्क को हवा में बैलेंस करना है गोलियां चला के। अब गोली चला के बैलेंस कर रहे हो तो बैलेंस करने का सिंपल सा फंडा है कि गोलियां ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगी। अरे बुलेट ऊपर फोर्स लगाएगा, अगर ये फोर्स इसके वेट के बराबर हो गया, ये वेट मतलब m इंटू जी के बराबर हो गया, तो ये हवा में बैलेंस हो जाएगा। और फोर्स अगर वेट से ज्यादा हो गया तो ऊपर उड़ जाएगा, ये फोर्स अगर वेट से कम हो गया तो डिस्क नीचे आ जाएगा। अब हमें ना ऊपर उड़ाना है ना नीचे लेके जाना है, तो ये जो फोर्स है ये वेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या दे रहा है, रीबाउंस विद सेम स्पीड। अब सोचो रीबाउंस हो रहा है, अगर ये रीबाउंस हो रहा है तो जाते समय वेलोसिटी अगर प्लस वी था ना, तो आते समय वेलोसिटी कितना होगा, आते समय माइनस वी होगा। फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब भैया यहां से क्या बोलोगे, ये m बोलोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। ये जो एक बुलेट का आया उतना ही बाकी बुलेट करेंगी, इस इंटू एन कर दो, इंटू एन, ये इंटू एन कर दो, ठीक है। तो यहां से ये बराबर क्या करना है, ये बराबर कैपिटल mg करना है, कैपिटल mg, ठीक है। वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे तो सॉल्व कर लो, कैपिटल mg बराबर 2mv इंटू एन बाई टी, ठीक है। वेलोसिटी निकालना है आपको तो सॉल्व कर लो, यहां से v का वैल्यू कितना आ जाएगा, mg डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ m इंटू एन बाई टी। अब डाटा रखते जाओ डाटा, ये 1 किलो है, ये लो 1 इंटू जी हो गया 10। ये मास कितना है, मास कितना है, एक गोली का मास कितना है, एक गोली का मास है 0.005 kg। अच्छा ये kg में दिया हुआ है, देखो kg में, अब kg में दिया है तो काम आसान हो गया, अपने को बदलने की जरूरत ही नहीं, 0.05 kg। एन बाई टी कितना दिया हुआ है, 10 पर सेकेंड, ये लो ये भी पर सेकेंड में है, सॉल्व कर लो। सारे डाटा मैंने ऐसा ही सिस्टम में रख दिए, ठीक है। ये जी का वैल्यू 10, अच्छा जी 10 ले लिया, 9.8 ले लो। ऑप्शन कुछ कुछ ऐसे दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शन कुछ कुछ ऐसे दिख रहे हैं, तो जी को आज क्या ले लो 9.8, आज 10 मत लो, आज जी को 9.8 ले लो, ठीक है। तो ये मास 1 kg इंटू 9.8, सॉल्व करो कितना आ रहा है बताओ।
ठीक है भाई, सिंपल सी प्रॉपर्टी यार। मैंने कहा ना, कोई भी कहीं भी चेंज हो रहा है तो बिना फोर्स के पॉसिबल ही नहीं है। तो जहां भी चेंज होता हुआ दिखेगा, न्यूटन साहब पहुंच जाएंगे, बोले फोर्स निकालो। वो मशीन गन की गोलियां हो, वो किसी सरफेस से टकरा के लौटती हो, न्यूटन बोलेगा फोर्स निकालो। क्रिकेट की बॉल हो, बैट से टकरा के लौटती हो, न्यूटन बोलेगा फोर्स निकालो, है ना। और तो और गैस मॉलिक्यूल सरफेस पे टकराएगा, न्यूटन बोलेगा फोर्स निकालो। मैं तो कह रहा हूँ फोटोन सरफेस पे टकराएगा, बोलेंगे फोर्स निकालो। फोर्स निकालने का एक ही फंडा है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कौन सा ऑप्शन भाई, फटाफट बोलो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बोलो साहब। ये हो गया 0.5, 0.5 इंटू 2 9.8 आ गया साहब। आंसर आ गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी थर्ड आंसर, थर्ड 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 आ जाएगा। कर लोगे भाई? इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने। ठीक है, इतने सारे करा दिए। मशीन गन की गोली का भी ऐसे निकालोगे, क्रिकेट के बॉल का भी ऐसे निकालोगे, गैस मॉलिक्यूल भी ऐसे निकालोगे। अच्छा, जब ये सब इतना ये सब कर सकते हैं, तो अगर मैं किसी लिक्विड की सरफेस को, लिक्विड को किसी सरफेस पे डाल दूं, क्या वो फोर्स अप्लाई नहीं करेगा क्या? तो जब गैस मॉलिक्यूल फोर्स लगा सकता है, रेडिएशन यानी फोटोन फोर्स लगा सकती है, तो अगर मैं धार मार दूं किसी सरफेस पर, जैसे जैसे मकान की तराई करते समय दीवार के ऊपर तुम पानी का पाइप से पानी की धार मारते हो, क्या वो फोर्स नहीं लगाएगा क्या? वो भी फोर्स लगाएगा। उसको निकालने का भी यही तरीका होगा। चलो मैं धार का क्वेश्चन देता हूं, एक धार का क्वेश्चन देता हूं। लो भैया, ठीक है, ये तो अपन ने कल कर लिए यार, बहुत सारे, ये होमवर्क में दे देता हूँ। ये वैरायटी अपन कर चुके हैं भाई। ये होमवर्क में, अब ये होमवर्क में करना है ना, ये होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। मॉड्यूल में तो कुछ होमवर्क में दिया था मैंने, ये कुछ और स्लाइड में होमवर्क में दे रहा हूँ। ये कल इस तरह के क्वेश्चन कर लिए अपन ने यार। ठीक है, अब लो आप साहब, लिक्विड के केस का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और लो। आपसे बोल रहा है एक पाइप है, पाइप, इस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है साहब, ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, और लिक्विड फ्लो करते करते किसी सरफेस पे टकराता है। ये लो, ये वर्टिकल वॉल है। ठीक है, ये वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल, और इस पर लिक्विड की धार मारी जा रही है साहब। ये लिक्विड दे दिया मैंने, लिक्विड। ये क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप दिया है ए, लिक्विड का डेंसिटी दे रहा हूं रो, और लिक्विड टकरा रहा है वी स्पीड से। डाटा सुन लेना भैया। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप। रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और वी क्या है? वी है स्पीड ऑफ लिक्विड। ये भैया कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है ये आपको दिया हुआ है। अब इस सरफेस पे टकराता है तो बोल रहा है कि साहब फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस बताओ, फोर्स अप्लाइड ऑन सरफेस बताइए। गैस का मॉलिक्यूल जो काम कर सकता है वो काम ये लिक्विड की धार भी कर सकती है। आपसे बोल रहा है फोर्स बताइए। पहला कंडीशन दे रहा हूं, लिक्विड कम बैक विथ सेम स्पीड। आपसे बोल रहा है लिक्विड कम बैक विथ सेम स्पीड, विथ सेम स्पीड, पहला केस। ये दूसरा बोल रहा है ये लिक्विड कम्स इन ए रेस्ट, कम्स इन ए रेस्ट आफ्टर इंसिडेंट, आफ्टर इंसिडेंट। लो मैंने दो क्वेश्चन दिए आपको। बोल रहा है एक तो टकरा के लौट गया, तो बताओ फोर्स कितना। डाटा दिया मैंने, ये देखो पूरा पूरा लिख रहा हूं मैं तुम्हारे आंखों के सामने, है ना। स्लाइड में कुछ कुछ क्वेश्चन ले आता हूं यार, जो स्टैंडर्ड तुम्हें लिखे हुए मिल जाए। एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन, नीट में, जेई के, इनके आए हुए क्वेश्चन में लिख लाता हूं, स्लाइड में जनरली मिल जाते हैं, है ना। तुम्हें पर्याप्त मौका दिया जा रहा है साथ में प्रैक्टिस करने का। अब आप साथ में प्रैक्टिस करो, तुम बाद में प्रैक्टिस करो, तुम रोते ही रहो। होता है ना, कुछ होते हैं दुखी राम होते हैं, कुछ सुखी राम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है ना, भगवान मेरे साथ ही ऐसा करता है ना। कुछ मतलब समस्याएं गिनाते रहते हैं कुछ तो, और कुछ होते हैं कि हर समस्या को नजरअंदाज करके जो काम करना चाहिए वो काम करते रहते हैं, है ना। तो भैया सुखी राम बनो थोड़ा सा यार, दुखी राम मत बनो यार। चलो देखो बच्चे, देखो टूट पड़ते हैं, क्वेश्चन जैसे ही मैं देता हूँ आंसर देने लगते हैं। मजा आता है, पढ़ाने की इच्छा मन से जाग जाती है यार, मन से इच्छा जाग जाती है।
चलो कोई कोई अगर पहली बार भी कर रहा हो तो बेसिक से बात बता रहा हूँ ना। अभी तक पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला मैं रोज लगा रहा हूँ, पूरा कल दिन भर परसों एक ही फॉर्मूला लगाया मैंने, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी। ठीक है, चलो अब आ जाओ साहब, ये मैंने समय दे दिया, मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बता दूं। पहले क्वेश्चन है बोल रहा है कि कम बैक विथ सेम स्पीड। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड बोले तो यही बोलोगे डीपी बाई डी टी। अब डीपी बाई डी टी तो यहां पे क्या है, ये बोलोगे साहब ये डी एम बाई डी टी इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये तो बोलोगे ही ना साहब, ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब फाइनल वेलोसिटी पहले केस में क्या है साहब, सेम स्पीड से लौट रहा है। अगर सेम स्पीड से लौट रहा है तो सोचो जाते समय अगर प्लस वी होगा तो आते समय क्या होगा, आते समय माइनस वी होगा ना साहब। ये माइनस वी होगा तो क्या बोलोगे, माइनस वी, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2v इंटू कितना, dm बाई डी टी। अब क्वेश्चन पे लौटो, क्या मैंने मास दिया, क्या मैंने ऐसा बोला 2 किलो पानी पर सेकंड टकरा रहा है, क्या मैंने ऐसा बोला पर सेकंड आधा किलो टकरा रहा है, मैंने एम का भी जिक्र नहीं किया, टी का भी जिक्र नहीं किया। अगर मैं एम और टी आपको नहीं दे रहा हूं तो जो डाटा दे रहा हूं उसी की फॉर्म में आंसर चाहिए ना। अब ये आपको डाटा गिवन है ए, डाटा गिवन है रो, डाटा गिवन है वी, तो ये ए रो और वी की फॉर्म में आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली देखो डीएम बाई डी टी, मास को क्या बोलोगे, मास को बोलोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास बोलेंगे अपन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा वॉल्यूम, अब डेंसिटी तो दे रखी यार, डेंसिटी दे रखी लेकिन वॉल्यूम नहीं दे रखा। अब वॉल्यूम नहीं दे रखा तो क्या बोलोगे, ये बोलोगे क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू कितना बोलोगे, लेंथ। देखो वॉल्यूम को क्या बोलोगे, ये बेलन का एरिया, सिलेंडर का एरिया, पाइप का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ बोलोगे। अब ये डीएल बाई डी टी क्या हो जाएगा, डीएल बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो डीएम बाई डी टी का वैल्यू क्या बन गया, डीएम बाई डी टी का वैल्यू बन गया ए रो वी, डीएम बाई डी टी ए रो वी बन गया। अब ये यहां रख दो, यहां रख दो तो फोर्स कितना आ जाएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2v इंटू ए रो वी, मतलब आंसर आ गया 2a रो वी स्क्वायर। ये पहले केस में आंसर आ गया 2a रो वी स्क्वायर, है ना, 2a रो वी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 2a रो वी स्क्वायर। कौन सा पकड़ पकड़ में आ रहा है भैया। अच्छा ये अब बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे 3-4 बार जिक्र कर चुका हूं। अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा ना तो आंसर इसका आधा आ जाएगा, है ना। अगर ये दूसरा क्वेश्चन देख लो, टकरा के रुक गया मतलब परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो गया ना, आंसर इसका आधा आ जाएगा, आधा। ठीक है, ये आंसर इसका आधा आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन होगा ये एफ का मैग्नीट्यूड अगर मैं पूछूं तो वही डीएम बाई डी टी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0, इनिशियल वी है, डीएम बाई डी टी ए रो वी इंटू वी, आंसर आ जाएगा ए रो वी स्क्वायर, आंसर आ जाएगा ए रो वी स्क्वायर। आ रहा है भाई, मतलब जो डाटा गिवन है उसकी फॉर्म में आंसर चाहिए अपने को। आई थिंक क्लियर है सबको। मतलब मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ यार, जहां चेंज दिखेगा न्यूटन आ जाएगा, फोर्स निकालो। अब बेचारा जो गैस का मॉलिक्यूल काम कर सकता है वो लिक्विड नहीं कर सकता क्या, तो लिक्विड के लिए भी ऐसे ही निकालना है ना। वो मशीन गन की गोलियों के लिए भी ऐसे ही निकालना है, आपको तो गैस मॉलिक्यूल का भी ऐसे ही निकालना है, आपको तो क्रिकेट की बॉल का भी ऐसे ही निकालना है ना। मैं तो कोई पार्टिकल सरफेस से फेंक दूं वो टकरा के लौटता है तो फोर्स ऐसे ही निकालना है। तो आई थिंक फोर्स दिमाग में बैठ गया होगा आपको। ठीक है, फोर्स दिमाग में अच्छी तरह बैठ गया होगा, हर केस में निकाल लोगे, कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। चलो अब मैं कुछ डायरेक्शन वाले केस लूंगा मैं। आई थिंक बना लिया होगा सबने, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है, बना पा रहे हो। ओके, ये देखो, ये मैंने बताया ना ए रो वी डीएम बाई डी टी का वैल्यू मैंने आपको बता दिया, पाइप वाला, है ना। इसमें याद रखने के लिए पिन पॉइंट लिख देता हूं मैं, डीएम बाई डी टी का वैल्यू याद कर लेना ए रो वी। ये फ्लूइड तक काम आएगा, ये आगे तक काम आता रहेगा, ये फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे ना वहां तक काम आएगा। ये ए है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वी है साहब ये वेलोसिटी, है ना, और रो है डेंसिटी। अच्छा अब ये जो धार अगर एंगल पे आ जाए तो, लो भैया लो, गैस का मॉलिक्यूल एंगल पे आ रहा था ना, ये गैस का मॉलिक्यूल एंगल पे आ रहा था, तो ये धार भी तो एंगल पे आ सकती है ना। चलो ये स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए फोर्स बताइए। लो पर्याप्त समय, लिखो, लिख करके करके बताओ, तुम लिख करके करके बताओ।
बनाने थे बना लिए होंगे उसने नोट्स, जिसको भी नोट्स बनाने होंगे बना लिए होंगे उसने। पूरा समय दिया मैंने, है ना, खूब खूब समय दिया मैंने। आ जाओ, अबे वही काम करना है जो बाकियों के लिए किया तुमने। गैस के मॉलिक्यूल ने जो काम किया वैसे ही निकालोगे ना। अब देखो सेम स्पीड से जाके लौट आया, वी स्पीड से गया था, वी स्पीड से लौट आया। कल मैंने प्रूफ करके दिखाया था कि सरफेस के पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर में, याद करो। और परपेंडिकुलर में मैंने कहा था 2 वो एम वी कॉस थीटा, याद आ गया हो आपको। अब वो एम बाई टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो ए रो वी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2a रो वी स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो तो प्रूफ करूं दोबारा? चलो दोबारा प्रूफ कर देता हूं, ये लो एफ बराबर ये डी पी अपॉन डी टी, डी पी अपॉन डी टी, तो ये क्या होगा साहब, ये होगा डी एम बाई डी टी, और वेलोसिटी के कंपोनेंट लोगे तो डबल हो जाएगा 2v कॉस थीटा। ये डी एम बाई डी टी होगा ए रो वी, ये 2v कॉस थीटा, ये आंसर आ जाएगा 2a रो वी स्क्वायर कॉस थीटा। बोलो कौन सा ऑप्शन? 2a रो वी स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बहुत समय दिया, कर लिया तुमने, ठीक है। अच्छा यहीं पे अगर ये धार टकरा के रुक गई होती, अगर ये धार टकरा के रुक गई होती तो ऐसे केस में इसका आधा आ जाता। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के आंसर, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के आधे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, बहुत सारे केस करा दिए भैया फोर्स निकालने के। एक आखिरी केस और बता देता हूँ इसमें, है ना, मशीन गन की गोलियां चला ली, धार मार ली यार, सब कुछ कर लिया यार। अब एक है डायरेक्शन चेंज, आपसे बोलेगा डायरेक्शन चेंज है और तुम्हें पता है कि चेंज बिना फोर्स के होगा नहीं, तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है। ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, एम मास का पार्टिकल वी स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है भैया। अब घूम रहा है तो तुम्हें पता है डायरेक्शन चेंज हो रही है, और बिना फोर्स के कोई डायरेक्शन चेंज होगी नहीं। तो आपसे बोल रहा है कि साहब ये एवरेज फोर्स बताइए, आपसे बोल रहा है एवरेज फोर्स बताइए। पहला क्वेश्चन साहब 1/4 रोटेशन, 1/4 रोटेशन। दूसरा क्वेश्चन है हाफ रोटेशन। तीसरा क्वेश्चन है साहब 3/4 रोटेशन। चौथा क्वेश्चन है साहब 1 रोटेशन, 1 रोटेशन। और पांचवा क्वेश्चन है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपके सामने। सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, बताइए साहब। आपको बताना है साहब एवरेज फोर्स। तुम्हें पता है कि कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है, कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। तो यह सर्कुलर पाथ में घूमते समय आपसे बोल रहा है फोर्स बताइए। 1/4 रोटेशन में, हाफ रोटेशन में, 3/4 रोटेशन में, एक चक्कर में, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आप, ठीक है। और एक ही फॉर्मूला है एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। बताओ कितना आसान कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला तुम्हें पहले से पता है, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी, एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी। सूरज यादव बेटा कोर्स जब होना होगा हो जाएगा, तुझे जो चैप्टर चल रहा है ये साथ साथ करना है तो कर ले बेटा, है ना। बार बार एक ही कमेंट करते हो यार, बार बार एक ही कमेंट, तुम्हें जवाब नहीं दे रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, है ना, मतलब जवाब नहीं देना मुझे, नहीं देना मुझे जवाब, ठीक है यार। तरीके से कराऊंगा ना यार, जब होगा तब हो जाएगा यार, घास थोड़ी काटनी है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है। हो सकता है तेने कर लिया हो चैप्टर ना, जिसको करना है उसको तो करने दे भाई, तो करना है करने दे। हाँ भाई चेक करें, बोले भाई साउंड नहीं आ रहा, आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो सर चेक करें, चेक करें भाई, मेरा आवाज आया, मेरी साउंड क्लियर है? देखो फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एफ बराबर डीपी अपॉन डी। अब यहां पर देखो मास, ये क्या बोलोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल,
डिवाइडेड बाय टाइम बोलोगे ना, और तुम्हें पता है यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। वेक्टर का चेंज का मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? उनका डिफरेंस आएगा 2v sin थीटा बाई 2 आएगा भाई, ये डिफरेंस आएगा 2v sin थीटा बाई 2। तो फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलता हूं, ये आंसर बोलोगे m/t इंटू 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सिर्फ टाइम निकालना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है साहब 1/4 रोटेशन, ये 1/4 रोटेशन। आप सोच के देखो, अगर 1/4 रोटेशन है तो ये यहां से अगर इनिशियल पॉइंट ये था तो फाइनल पॉइंट ये आ जाएगा, फाइनल पॉइंट ये इनिशियल, ये फाइनल। बताओ, यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम यहां से लेकर यहां तक का टाइम निकालना पड़ेगा। अब अगर मैं टाइम निकाल लूं तो यहां पर टाइम का वैल्यू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, ये होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है? अगर पूरा एक चक्कर लगाता तो सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर होता, ये उसका 1/4 है, तो डिस्टेंस आएगा 1/4 ऑफ 2πr। डिस्टेंस आएगा 1/4 ऑफ 2πr डिवाइड बाय स्पीड क्या होगा? v। ये टाइम कितना आ गया? ये टाइम आ गया π/2, ये r/v। और साथ में देख सकते हो, ये पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और अब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो दोनों में एंगल 90 होगा ना, 90। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में एंगल 90 होगा, तो क्या बोलोगे? ये बोलोगे 2v sin 90/2, ये मिलेगा 2v sin 90/2। और टाइम कितना मिलेगा? ये टाइम मिलेगा πr/2v। sin 90/2 कितना हो गया? 45 हो गया। sin 45 ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 2v 1/√2 यानी √2v। ये ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो 2√2 mv²/πr। आंसर आ रहा है 2√2 mv²/πr। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया मुझे 2√2 mv²/πr। ये पहले केस में 1/4 रोटेशन में। आई थिंक तरीका समझ में आ गया होगा। अरे एक ही तरीका, रोज एक ही काम कर रहा हूं मैं। F = dp/dt, F = dp/dt, है ना। वो वहां से m दिया हुआ है, क्या निकाला मैंने? टाइम निकाला मैंने, इसके 1/4 रोटेशन का टाइम निकाला। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आधा चक्कर, आधा चक्कर। अब सोचो आधा चक्कर है तो इनिशियली यहां था ना, तो फाइनली यहां होगा, यहां, है ना। ये अगर +v था, ये वेलोसिटी अगर +v था तो ये वेलोसिटी -v होगा। और आधे चक्कर का टाइम कितना होगा? आधे चक्कर का टाइम होगा πr/ कितना? v। मतलब देखो, फोर्स निकालें, फोर्स निकालोगे तो क्या बोलोगे? m/2v sin 180/2, यानी sin 90 हो जाएगा। ये sin 90 हो जाएगा, ये sin 180/2 हो जाएगा। ये आधा चक्कर है, ये आ गया m × v sin, ये 2v sin 180°/2 डिवाइडेड बाय टाइम होगा πr/v। आधे चक्कर में डिस्टेंस कितनी? आधे चक्कर में डिस्टेंस होगी πr, ये πr/v। देखो अब सॉल्व कर लो। sin 90 कितना? sin 90 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो सॉल्व करोगे तो 2 mv²/πr आ गया। आंसर आ गया 2 mv²/πr। आई थिंक आ रहा होगा सबको। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, अच्छा तीसरा केस 3/4 रोटेशन। तीसरा केस 3/4 रोटेशन। अब 3/4 रोटेशन भी चेक कर लो भाई। अगर मैं 3/4 रोटेशन बोलता हूं तो अगर यहां से चले थे, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट ये आ जाएगा ये। अच्छा, अभी भी मैं वेलोसिटी का अगर देखूं तो एंगल कितना? ये 90 रहेगा, 90। तो यहां अगर फोर्स बोलता हूं, फोर्स, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड m, ये आएगा आपके पास 2v sin 90/2, 45 हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय टाइम। बोलो, टाइम बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा इसकी सरकमफ्रेंस का 3/4, ये होगा 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय v। अब sin 45 1/√2, तो ये फिर बन जाएगा 2√2, ये बन गया 2√2 mv²/3πr। ये 2√2 mv²/3πr। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल। आ रहा है? चलो फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाले में एक चक्कर बोल दिया इसने, एक चक्कर। अब एक चक्कर बोल दिया तो ये m मास, ये स्पीड v थी, घूम करके वापस ही आ जाएगा। अगर घूम करके वापस ही आ गया तो देखो ना, ये वेलोसिटी का चेंज 0 मिलेगा। अब अगर हम फोर्स बोलें, फोर्स बोलें तो क्या आएगा? ये m, ये वेलोसिटी का चेंज बोलेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय टाइम, कुछ भी हो, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो एक चक्कर में कुछ भी टाइम लगता हो, आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, तरीका भी सिखा दिया। अब 5वां जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना,
इस 5वें क्वेश्चन में मैंने थीटा बोला है, थीटा देखो, अगर ये थीटा वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो भी आप इससे बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये थीटा वाला फॉर्मूला याद कर लोगे ना, मैं निकाल देता हूं, मैं निकालना सिखा देता हूं आपको, है ना। अगर ये याद कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन इससे कर लोगे। ये देखो देखो, ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ में थीटा घूम गया, थीटा। ये 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से। ये भी v है, अब ये भी v है, और ये घूम गया थीटा। अब आपसे बोल रहा है कि साहब बताइए फोर्स बताइए। देखो वही तरीका है फोर्स का, क्या बोलोगे, m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टाइम। अब ये चेंज इन वेलोसिटी तो तुम्हें बता चुका हूं मैं, दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड हो तो आंसर आता है 2v sin थीटा बाई 2। ये टाइम निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक थीटा घूमने का टाइम निकालना पड़ेगा। अब थीटा घूमने का टाइम कैसे निकाले, खुद सोचो। पूरा एक चक्कर लगाया था, एक चक्कर, तो एक चक्कर में यहां पर टाइम कितना लगा था, एक चक्कर में टाइम लगा था 2πr/v। एक चक्कर का टाइम है 2πr/v। और मुझे बताओ एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π है। ढंग से सुनना, एक चक्कर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π है, तो 2π एंगल में 2πr/v, तो यूनिट एंगल में कितना होगा, यूनिट एंगल में r/v होगा। तो थीटा एंगल का टाइम कितना होगा, थीटा एंगल का टाइम होगा r/v इंटू थीटा। ये थीटा एंगल का टाइम आ गया भैया, ये टाइम निकाल दिया मैंने, यहां रख दो, ये यहां रख दो। तो आंसर क्या बनता है, ये बन रहा है 2mv साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये होगा r/v इंटू थीटा। तो आप देख सकते हो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया mv²/r साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय थीटा बाई 2। ये फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपके पास फोर्स आ गया mv²/r साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। देखो अगर ये फॉर्मूला याद करना चाहो तो इससे भी क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूला याद करना चाहो ना तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन जो चारों क्वेश्चन कराए ना, ये थीटा वाले फॉर्मूले से याद हो जाएंगे। हालांकि मैं कम से कम फॉर्मूले याद करने की सलाह देता हूँ, तरीके से कर दिया मन ने, मेथड से कर दिया। एक ही कॉन्सेप्ट है, F बराबर dp/dt। फिर भी अगर करना चाहो तो 1/4 रोटेशन बोलता है ना, तो थीटा का वैल्यू क्या रख देना, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रख देना। आधा चक्कर बोलता है ना, तो थीटा क्या रख देना, 180 रख देना। अगर 3/4 रोटेशन बोलता है तो थीटा 3π/2 रख देना, और एक चक्कर बोलता है ना तो थीटा 2π रख देना। वो सारे आंसर इस फॉर्मूले से भी आ जाएंगे, वो सारे आंसर इस फॉर्मूले से भी आ जाएंगे। आई थिंक बात पकड़ में आ गई होगी। ये थीटा मतलब क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लो। वैसे तो मैंने 1/4 रोटेशन का टाइम निकालना सिखा दिया, आधे का सिखा दिया, ये थीटा रोटेशन का टाइम बताया मैंने, थीटा घूमने का टाइम बताया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। लो समय है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, पर्याप्त समय दे रहा हूं मैं यार। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है एक बार और समझाओ, दोबारा सुन लो। फोर्स के लिए बार बार यही फॉर्मूला लगाते हो, mdv/dt। ये तुम्हें पता है कि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो उनका चेंज होता है ये 2v sin थीटा बाई 2। ये टाइम निकाला हमने, सिर्फ टाइम। थीटा घूमने का टाइम कैसे निकाला, एक चक्कर में कितना घूम जाता है, एक चक्कर में 2π घूम जाता है, इसका टाइम होता है 2πr/v। तो यूनिट एंगल के लिए जो टाइम आएगा वो r/v आएगा। तो थीटा के लिए टाइम क्या आएगा, थीटा के लिए टाइम आएगा r/v इंटू थीटा। ये r/v रख दिया मैंने, ये रख दिया, ये सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, रुको रुको, मैं सर्कुलर मोशन के लिए बहुत सारी बातें बताता हूं। पूरे 7 क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रॉपर्टी पर। ये यहां मैंने फोर्स पूछा है ना, फोर्स, यहां एनएलएम में मैं फोर्स पूछ रहा हूं। यही तुम जब काइनेमेटिक्स में जाओगे ना तो वहां पे बोलेगा इसका, ये थीटा घूमने में डिस्टेंस बताइए, थीटा घूमने में डिस्प्लेसमेंट बताइए, थीटा घूमने में एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज एक्सेलरेशन बताइए। यही नहीं, आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना तो सर्कुलर मोशन में एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फिर क्वेश्चन बनता है, वहां बोलता है एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। ये ऐसे ये 7 क्वेश्चन बनते हैं पूरे सर्कुलर मोशन पे। मैं सातों क्वेश्चन यहीं पे लिख रहा हूं, मैं सातों बातें यहीं पे लिख देता हूं। देखो ये अलग अलग चैप्टर्स में तुम्हें देखने को मिलेंगी, मैं सातों बातें यहीं लिख रहा हूं। देखो ये क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, ये थीटा एंगल घूमा साहब, स्पीड v है, यूनिफॉर्म स्पीड है, रेडियस r है। क्या क्या पूछता है, ये बोलेगा डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का आंसर आता है थीटा इंटू आर। ये बोलता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, आंसर आएगा 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। ये बोलता है साहब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताइए, तो ये तो जानते ही हो कितना आता है, 2v साइन थीटा बाई 2। ये पूछेगा साहब एवरेज वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, आंसर आता है v
साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। ये आपसे बोलेगा एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड, ये आंसर वी आएगा। ठीक है, ये बोलेगा एवरेज एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड बताइए, ये आंसर आएगा वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। और अभी हमने एवरेज फोर्स निकाला ही है ना साहब, आपके सामने जो फोर्स निकाला है, ये एवरेज फोर्स निकाला है, इसका आंसर आता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा बाई टू। ये देखो सिंपल प्रॉपर्टी है, सिंपल प्रॉपर्टी। ये 7 क्वेश्चन बनते हैं पूरी फिजिक्स में। अभी मैंने यहां पर तुमसे फोर्स पूछा था, ये एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हो। देखो ये फोर्स डिवाइड बाय मास कर दोगे ना, ये एक्सेलेरेशन क्या है, ये एक्सेलेरेशन सिंपल एवरेज फोर्स डिवाइड बाय मास ही तो है, इसको मास से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। और कोई अगर यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसका एवरेज वैल्यू वही होता है। एवरेज भाई, एवरेज क्या होता है, बदलने वाले का एवरेज होता है ना, जो कांस्टेंट होता है उसका एवरेज तो वही होगा ना, तो एवरेज स्पीड का आंसर भी आएगा। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी में प्रूफ करके तुम्हें दिखा चुका हूं, चेंज इन वेलोसिटी मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, एवरेज फोर्स मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, एवरेज एक्सेलेरेशन मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, ये एवरेज स्पीड मैंने समझा दिया। ये 2 चीजों के प्रूफ बचे हैं भैया, ये डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, एवरेज वेलोसिटी का। ये जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना तो वहां पे इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा, है ना। ये जितने क्वेश्चन एक साथ बनते हैं ना, मैंने समरी बना के तुम्हारे सामने लिख दिया। थीटा घूमने पर इतनी बातें सर्कुलर मोशन के लिए पूछी जाती हैं। ये क्वेश्चन तुम्हें यहां फोर्स के नाम पे मिला है, यही क्वेश्चन जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे मिलेगा। यही क्वेश्चन जब तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे ना तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम पे इतनी बातें पूछी जाएंगी, है ना। तो जहां जहां बातें पूछी जा सकती हैं वो सारी बातें मैंने इसे एक पेज में लिख दी। अब साथ साथ नोट करना चाहते हो तो कर लो, है ना, वरना स्लाइड तो तुम्हें मिलेगी मिलेगी, है ना। करो, साथ साथ नोट करो, करते जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, ये थीटा घूमने पे आंसर बना दिया अपन ने। ये थीटा अगर घूमा है तो इतनी बातें तुमसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो मैं आगे चल रहा हूं भैया। अब स्लाइड में अगर कुछ रह जाता है तो बाद में मिल रही है, नोट कर लेना अपने आप, है ना, अपने आप नोट कर लेना भाई। वे 10 मिनट लगते हैं यार, 1 डेढ़ घंटे की क्लास में अगर क्लास में कुछ रह गया तो नोट करने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट। ठीक है बेटा, ये पिक्चर तो चल नहीं रही, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास में ऐसे थोड़ी मैं बोलूंगी अब लिखो, तब तुम लिखना शुरू करोगे। मैं समझा रहा हूँ, सुनते जाओ और साथ साथ हैबिट बनाओ लिखने की। मैक्सिमम लिखने को क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखो और साथ साथ करो यार, है ना। मैनेज करना चाहोगे तो कर लोगे। मैं बच्चों जैसी बातें मत करो कि कब लिखेंगे, आप बता दिया करो सर कब लिखेंगे और कब नहीं लिखेंगे। अबे कब लिखना है तुम्हें, जो जो बोर्ड पे आ रहा है सब लिखते जाना है, सब लिखते जाना है ना। कुछ छूट जाए, है ना, होता ना कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ गया, पिछली स्लाइड पे वापस नहीं गया, तो लिख लो ना यार। क्लास के बाद 10 मिनट लगेंगे तुम्हें यार। भाई घर पे कुछ सेल्फ स्टडी नाम की चीज होती है कि नहीं होती, घर पे सेल्फ स्टडी करते होगे ना तुम, तो सेल्फ स्टडी में क्या करते हो, जो आज पढ़ाया उसको एक बार देखोगे ना, क्या क्या पढ़ा उसको देखोगे, इसी को तो पढ़ाई बोलते हैं ना भैया, स्टडी किसको बोलते हैं। तो यहाँ सारी स्लाइड जमी जमाई तुम्हें मिल रही हैं, तुम जो जो नोट नहीं कर पाए वो क्या होगा कि 2-4 पेज में 1-2 बातें रह गई होंगी, वो 2-4 पेज में 1-2 बातें लिखने में कितना समय लगेगा तुम्हें, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे यार, 10 मिनट में लिख दोगे यार, ऐसा क्या कर रहे हो यार। ठीक है, ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए जितने क्वेश्चन बनते हैं सर्कुलर मोशन में, जितने जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बता दिए। ठीक है, अच्छा अब वो लिक्विड, मैंने अभी कहा था ना लिक्विड फ्लो करता है ना, धार मारते हो तो धार अगर फोर्स लगाती है तो भैया ये हवा चलते हुए हवा फोर्स नहीं लगाएगी क्या, ये हवा अगर किसी दीवार पे टकरा गई तो वो फोर्स नहीं लगाएगी क्या, वो हवा भी फोर्स लगाएगी। आ जाओ, ये लो, ये डेंसिटी दी हुई है हवा की, ये बोल रहा है दीवार पे टकरा रही है, दीवार की डायमेंशन भी दे दी तुम्हें, लंबाई चौड़ाई देखो, और टकराते समय स्पीड भी दे दी। बोल रहा है फोर्स बताओ, फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन एयर, है ना, ये दीवार पे हवा टकरा रही है, आपसे बोल रहा है फोर्स बताइए, फोर्स बताइए। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जैसे लिक्विड के लिए किया था वैसे ही हवा के लिए कर दो, फटाफट कर दो, फटाफट कर दो। ठीक है, मैं वैसे सारी बातें यहां पर बोलता हूं, एक एक पॉइंट बोलता हूं,
है ना, स्लाइड शेयर भी करता हूँ, फिर भी तुम्हें लगे कि यार ये टॉपिक मुझे एक बार फिर देखना है तो रिपीट कर लेना यार, है ना। ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन का यही तो फायदा है ना। ऑफलाइन में तो एक बार पिक्चर निकल गई, ऑनलाइन में तो तुम्हें ये रिकॉर्डिंग मिल रही है ना। ये रिकॉर्डिंग किस लिए मिल रही है कि सर ने जो जो बातें बोली अपने को कहीं भी दोबारा रिकॉल करनी है, किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आ रहा है एक बार दोबारा सुन लें उसको। कितना लगता है यार, कितना लगता है आज की क्लास को रिवाइज करने में? मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा, अगर पूरा भी तुम यहाँ पर 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो। और इतने की जरूरत पड़ेगी नहीं, 2-5 कंसेप्ट देखने होंगे तुम्हें, 2-5 कॉन्सेप्ट। हाँ, अब बच्चे बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात ये बोल रहे हैं कि दीवार पर हवा एब्जॉर्ब हो रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बताया ही नहीं आपने। बोले ये तो बताया ही नहीं कि दीवार पे हवा रिफ्लेक्ट हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है। दोनों आंसर निकाल दो, तुम तो दोनों आंसर निकाल दो। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो भी आंसर निकाल दो, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो भी आंसर निकाल दो। ठीक है, अब अगर रिफ्लेक्टिंग है तो हम क्या बोल देंगे? सीधे बोल देंगे 2a रो v स्क्वायर। एंगल वेंगल तो दिया नहीं ना, है ना। अब एरिया क्या हो जाएगा? एरिया वो लेंथ इंटू विड्थ। अबे 10 इंटू 8। रो कितना लोगे? रो लोगे 1.2। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 20। ये लो, ये सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है तो आंसर ये आ जाएगा। और दीवार से हवा टकरा के एब्जॉर्ब हो गई तो इसका आधा आ जाएगा, तो आंसर इसका आधा आ जाएगा, तो आंसर इसका आधा आ जाएगा। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हवा चल रही है, दीवार पे टकरा रही है, बोल रहा है कितना फोर्स लगा रही है बताओ। तो जैसे लिक्विड का आंसर निकाला था वैसे ही हवा का आंसर निकालोगे, वैसे ही हवा का आंसर निकालोगे। और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग परफेक्टली ऑब्जॉर्विंग में तो क्लियर हो ही गया, आधा लगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने F बराबर dp अपॉन dt में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कोई भी चेंज बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। जहां कोई बदलाव होते हुए दिखेगा न्यूटन साहब आ जाएंगे, फोर्स निकालो, और एक ही फॉर्मूला है F बराबर dp अपॉन dt। तो बहुत क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा आगे चलना चाहिए, अब थोड़ा आगे चलें साहब, थोड़ी और बातें कर लें। एक और प्रॉपर्टी बता दूं मैं आपको, इम्पल्स। बोलूं मैं लिख करके लाया हूं, है ना, तुम्हारे लिए लिख करके लाया हूं। तुम साथ साथ लिखना चाहो तो लिख भी लेना, वरना स्लाइड तो मैं दूंगा। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है सुनना और समझना। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल में लीनियर मोमेंटम के चेंज को हम लोग क्या नाम देंगे? इम्पल्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इम्पल्स। बस टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए? स्मॉल। मैं एग्जांपल दे दूं आपको, मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं। बंदूक से गोली चली, अब बंदूक से गोली चली तो बंदूक ने गोली के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो घंटे 2 घंटे थोड़ी लगाया, एक मूवमेंट के लगाया, एक इंस्टेंट पे लगाया। 2 सेकंड में तो सामने वाला ढेर हो जाता है भैया। तो बंदूक ने गोली पर कितने से समय के लिए फोर्स लगाया होगा? वो नेग्लिजिबल टाइम में जो फोर्स लगाया उससे जो गोली का मोमेंटम बदला, इसको क्या बोलेंगे? इंपल्स बोलेंगे। मैं और एग्जांपल देता हूं। बिलियर्ड बॉल है, बिलियर्ड बॉल टेबल के ऊपर रखा हुआ है, अब आप उसको डंडे से हिट करते हैं तो ऐसे थोड़ी कि 2 घंटे तक फोर्स लगाते हो, एक मूवमेंट के लिए फोर्स लगाए, एक मूवमेंट के लिए फोर्स लगाए, उसी में वो बॉल चलने लग गया, उसका डायरेक्शन बदल गया, मतलब मोमेंटम में चेंज हो गया। स्मॉल टाइम इंटरवल में जो मोमेंटम में चेंज होगा इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? इंपल्स। मैं और एग्जांपल देता हूं, इंपल्स का और एग्जांपल देता हूं, है ना। क्रिकेट का बैट है, बॉल जब उससे टकराती है तो आपने देखा होगा 2-5 सेकंड में तो बाउंड्री पार हो जाती है ना। अब बैट और बॉल का जो कांटेक्ट हुआ उसमें बैट्समैन ने बॉल को हिट किया तो 2 सेकंड में तो बॉल बाहर हो गई। कितने कम समय के लिए बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ होगा? नेग्लिजिबल टाइम में बैट और बॉल का कांटेक्ट हुआ, तो इसकी प्रॉपर्टी को क्या नाम दोगे? इंपल्स। इवन आप देखते हो जब मैच होता है ना, वो मैच में डीआरएस लेते हैं। डीआरएस मतलब ऐसा नहीं कि धोनी रिव्यू सिस्टम, उसमें देखा हो तो वो पीछे कीपर कैच पकड़ लेता है ना, और बैट्समैन को लगता है कि नहीं है, ये आउट नहीं है। एम्पायर को भी कई बार लगता है कि यार कुछ बैट और बॉल का कांटेक्ट नहीं हुआ, तो वो डीआरएस लिया आता है। उस डीआरएस में आपको बहुत स्लो मोशन में दिखाते हैं, मतलब आप नॉर्मल आंखों से नहीं देख पा रहे थे, उसको स्लो मोशन में दिखाते हैं कि बैट बॉल के पास से निकला था तो वहां पर ईसीजी बन गई थी। वो देखा हो तो कुछ कुछ लाइनें बनती हुई दिखाते हैं साहब। तो वो क्या है? वो ये नेग्लिजिबल टाइम में हुआ ना, इसी को तो इंपल्स बोलते हैं। जब टाइम इंटरवल स्मॉल हो और मोमेंटम में चेंज हो जाए, इसको क्या बोलते हैं? इंपल्स। मैंने कितने सारे इंपल्स के एग्जांपल दे दिए, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हो, ये मैंने लिखा ना, ये इंपल्स का मतलब टाइम का लिमिट क्या होना चाहिए? टाइम का लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब जब ये टाइम इंटरवल कम होगा ना तो डेल ऑपरेटर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, डी। ये डीपी आ जाएगा, डीपी। और डीपी बराबर अच्छी तरह जानते हो क्या होता है? एफ डी टी होता है, एफ डी टी। मैथमेटिकली ये हम बोल रहे हैं साहब रेट ऑफ, मैथमेटिकली बोल रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अगर मैं ग्राफिकली समझाना चाहूं तो तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग एरिया होता है, एरिया।
मतलब एफ और टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना तो उसमें टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होगा ना, तो वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एरिया रिप्रेजेंट करेगा इंपल्स को। देख सकते हो ये dt क्या है? टेंस टू 0 है। तो ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एफ टी कर्व का एरिया, ये इंपल्स को बताएगा, इंपल्स को। एरिया इनक्लोज बिटवीन एफ टी कर्व एंड टाइम एक्सेस इफ टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल इट इज कॉल्ड इंपल्स। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, है ना? मैंने बहुत सारे थियोरेटिकल एग्जांपल दे दिए आपको इंपल्स के। मैं कोई क्वेश्चन भी देता हूं, मैं क्वेश्चन भी देता हूं आपको इंपल्स का। ये लो, इंपल्स का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है? आपको क्या बोल रहा है साहब? ये बंदूक है, बंदूक से गोली निकलेगी, गोली। बताओ, बंदूक से गोली निकलेगी तो क्या घंटे घंटे 2 घंटे के लिए फोर्स लगेगा क्या? नेग्लिजिबल टाइम के लिए। अब इस गन ने इस बुलेट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया ना, ये फोर्स अप्लाई किया यहां पर 2 × 10⁵, सॉरी, ये फोर्स जो अप्लाई किया, ये जेई वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। F बराबर 600T माइनस 2 × 10⁵ T², है ना? ये क्या है? ये है फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट। ये है फोर्स अप्लाइड बाय गन ऑन बुलेट, ठीक है? ये गन ने बुलेट पे कितना फोर्स लगाया ये दिया हुआ है। F बराबर 600T माइनस 2 × 10⁵ T², ठीक है? आई थिंक क्लियर है सब। ये फोर्स दिया हुआ है, आपसे बोल रहा है इंपल्स बताइए, इंपल्स बताइए, इंपल्स बताइए, कितना इंपल्स होगा? करो, क्वेश्चन करो। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है अपना। फोर्स दिया हुआ है, इंपल्स बताइए। बंदूक ने गोली पे फोर्स लगाया और फोर्स का डाटा दिया हुआ है 600T माइनस 2 × 10⁵ T²। बोला इंपल्स बताइए, इंपल्स। ठीक है, अब ये तो बात दिमाग में आ गई होगी कि इंपल्स का मतलब मुझे FDT करना है, FDT इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, कोई सब कर लेंगे, इंटीग्रेशन सब कर लेंगे। लेकिन अब मन में एक बात आती है कि सर आपने टाइम की लिमिट तो दी नहीं, आपने टाइम का लिमिट तो दिया नहीं। वो देखो कमेंट भी आ गया, कमेंट भी आ गया, बोले टाइम का लिमिट तो आपने दिया नहीं। ठीक है, अब सब कुछ मैं दे दूंगा तो तुम क्या करोगे? सब कुछ मैं दे दूंगा तो कुछ तो तुम भी पता लगाओगे ना, है ना? कॉन्सेप्ट समझ लो भैया, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये इंपल्स का मतलब मोमेंटम का चेंज, और मोमेंटम में चेंज कब होगा? जब फोर्स लगेगा। तो आप इस फोर्स को जीरो कर दो ना, जीरो जीरो करके पता लगाओ कि कितने समय तक फोर्स लगा। जितने समय तक फोर्स लगेगा, है ना, उससे टाइम की लिमिट आ जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को सुन लो, है ना? यहां पर क्या होगा, आपको समय पता लगाना है कि कितने समय में इंपल्स दिया गया। तो उसके लिए पता लगाना पड़ेगा कितने समय में मोमेंटम में चेंज हुआ। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि चेंज कौन करता है? फोर्स करता है। जब तक फोर्स रहेगा तब तक चेंज होगा, फोर्स खत्म, चेंज खत्म। तो आप फोर्स को खत्म करो, फोर्स को जीरो करो, फोर्स को जीरो करके टाइम का पता लगाओ, फोर्स को जीरो करके टाइम का पता लगाओ कि कितने टाइम तक फोर्स लगा है ना? ये जीरो करते हैं 600T माइनस 2 × 10⁵ T²। देखो यहां से एक तो आंसर आएगा T बराबर 0, और एक आंसर आएगा T बराबर 600/2 × 10⁵। ये आया 3 × 10⁻³ सेकेंड। अब 3 मिली सेकेंड आया, 3 मिली सेकेंड। बताओ साहब, T बराबर 0 पर फोर्स लगना शुरू हुआ और 3 मिली सेकेंड पे फोर्स लगना खत्म भी हो गया। T बराबर 0 पे फोर्स लगना शुरू हुआ और 3 मिली सेकेंड पे खत्म भी हो गया। इसका मतलब क्या है? ये नेग्लिजिबल टाइम के लिए फोर्स लगा ना साहब। तो बताओ इस नेग्लिजिबल टाइम में जो मोमेंटम का चेंज होगा उसको इंपल्स बोलोगे कि नहीं बोलोगे? यही इंपल्स है ना? आ जाओ, अब ये लिमिट ले लो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन तो बहुत आसान, 600T माइनस 2 × 10⁵ T²। ये dt टाइम का लिमिट क्या होगा? 0 से 3 मिली सेकेंड, तो 3 × 10⁻³ कितना होगा? -3। अब इंटीग्रेट करो, बोलो t का इंटीग्रेशन होगा T²/2। t का इंटीग्रेशन T²/2, T² का क्या होगा? t की पावर 3/3। लिमिट क्या आएगी? लिमिट आएगी 0 से 3 मिली सेकेंड, ये 3 × 10⁻³ -3। अब ये लिमिट पुट कर दो भैया, ये लिमिट पुट कर दो, सॉल्व कर लो। ये 300 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है? ये -2/3 × 10⁵। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये लिमिट पुट कर दी भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व करता हूं तो इंपल्स कितना, देखो यहां पर
ये 9 इंटू 10⁻⁻6 होगा, ये 2 जीरो है तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये 9 इंटू 3 कितना 27 हो जाएगा, 27 इंटू 10⁻⁻4। अब माइनस में इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 की पावर 3 मतलब 27, 27/3 9, 9 इंटू 2 कितना 18, ये 18 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। देखो अब सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया, ये सॉल्व करते हैं तो 9 इंटू 10⁻⁻4 kg इंटू मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड, ये आंसर आ रहा है भैया, ये आंसर आ रहा है 9 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। इंपल्स आ गया साहब, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा कई बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार फिर बता दो 4-0 कैसे हुआ, है ना, मैं बता देता हूँ, घबराओ मत, बता देता हूँ, वैसे 2 बार बोला मैंने, मैं तीसरी बार फिर रिपीट करता हूँ। इंपल्स के लिए ये सबको पता लग गया कि इसको इंटीग्रेट करना था, लेकिन टाइम का लिमिट उसने नहीं दिया। अगर टाइम का लिमिट नहीं दिया तो वो पता लगाने के लिए मैंने एफ को 0 किया, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, इंपल्स का मतलब मोमेंटम का चेंज। मोमेंटम का चेंज कब तक होगा, जब तक फोर्स लगेगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो मोमेंटम का चेंज भी बंद हो जाएगा। तो इसके लिए अपन ने फोर्स को 0 किया और पता लगाया कि कितने समय तक फोर्स लगा, जितने समय तक फोर्स लगेगा उतने समय मोमेंटम का चेंज होगा। तो F0 करके समय निकाला, वो लिमिट पुट कर दो, आंसर आ गया। आई थिंक पर्याप्त समय है नोट करने का, है ना। मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं, मैंने सीधे तुम्हें यहीं पे बोल दिया सा। मैं और दे देता हूं, मैं और करता हूं, ठीक है। ओमेगा का क्या हुआ, ओमेगा कहाँ है भाई, यहाँ ओमेगा तो कहीं भी नहीं है, ओमेगा कहीं है क्या? एक बच्चा पूछ रहा है ओमेगा का क्या हुआ, नहीं है भैया बेटा, यहाँ कहीं ओमेगा नहीं है, जाग जा बेटा, ओमेगा कहीं नहीं है, ठीक है। अमन कुमार बेटा ओमेगा कहाँ दिख रहा है तुझे, कहाँ पे ओमेगा दिख रहा है? किसी और को ओमेगा दिख रहा है क्या, कमेंट करके बताओ। किसी और को ओमेगा दिख रहा है क्या, यहाँ कमेंट करके बताओ भाई। ये ओमेगा कहीं दिखा किसी को? फिर बोल रहा है अमन कुमार ओमेगा कहाँ गया। अबे कौन सा ओमेगा, कहाँ है ओमेगा, किधर है ओमेगा, कौन सी दुनिया में भाई? ठीक है, क्लियर हो गया सबको। चलो अगले आगे चलें, आगे चलें, ठीक है। अब थोड़ा सा ग्राफिकल बातें भी कर लें, ग्राफिकल, है ना। मैं पॉइंट लिख लाता हूँ यार, पॉइंट लिख लाता हूँ, लिखने में मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए लिख लाता हूँ। लेकिन मैं समझाना बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं पूरा पूरा समझाता भी हूँ, मैं पूरा पूरा समझाता भी हूँ। सुनो, देखो जब जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है ना, तो ऐसी बातें जरूर होती हैं, ये स्लोप की एरिया की। तो यहां पे देखो स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इक्वल टू फोर्स, तुम्हें पता है कि एफ बराबर क्या है, एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी है ना, और डीपी अपॉन डी टी का मतलब डिफरेंशिएशन है ना, और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग स्लोप होगा, स्लोप। तो ये पॉइंट लिख दिया मैंने। ये पी और टी का जो ग्राफ बनेगा, मोमेंटम और टाइम का जो ग्राफ बनेगा, उसका स्लोप किससे पता लगेगा, फोर्स से। अच्छा इसका उल्टा अगर मैं लिखता हूं डीपी बराबर एफ डी टी, एफ डी टी का मतलब क्या, एफ डी टी का मतलब इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया, एरिया। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, एरिया। तो ये क्या होगा, एफ टी ग्राफ का जो एरिया है वो किसको बताएगा, वो बताएगा चेंज इन मोमेंटम। ये ग्राफ की बहुत बातें करी अपन ने मैथ्स में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में बहुत मैंने तुम्हें समझाया है ना। तो यहां पर ये क्या है, मोमेंटम का चेंज क्या होगा, इंपल्स, ठीक है। चलो मैं और बातें कर लेता हूं, तुम्हें पुरानी बातें फिर याद दिला देता हूं। अगर मैं P और T का ग्राफ दे दूं, चलो P और T का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे दूं, स्ट्रेट लाइन, बताइए साहब, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व के सारे पॉइंट पर मुझे बताइए स्लोप सेम होगा या अलग अलग होगा, कमेंट करके बताओ। स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट पे स्लोप सेम होगा या अलग अलग होगा? स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट पे स्लोप सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, और साथ में एंगल लेस देन 90 है तो पॉजिटिव भी होगा ना यार। यानी अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट पे फोर्स F1 है और इस पॉइंट पे फोर्स F2 है, तो हम बोलेंगे F1 बराबर क्या होगा, F2, क्योंकि इसका स्लोप किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। रुको मैं कुछ पुरानी बातें और याद दिला दूं। अगर मैं बोलूं कि पीटी ग्राफ कुछ ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन, है तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन कुछ ऐसा है। अब ऐसा है तो इस पॉइंट पे फोर्स F1 है, इस पॉइंट पे फोर्स F2 है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा। आज भी F1 बराबर F2 होगा, क्योंकि तुम्हें पता है स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट का स्लोप सेम होता है। लेकिन आज क्या होगा, आज ये नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल मोर देन 90 है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंगल मोर देन 90 है, ठीक है। मैं फिर तुम्हें पुरानी बातें याद दिलाऊं, मैं बीच बीच में याद दिलाता रहता हूं, तुम्हें भूलने नहीं दूंगा। अगर कर्व नॉन लीनियर है,
तो मैंने देसी तरीका बताया था तुम्हें, झुकेगा उठेगा। अगर धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये उठ रहा है ना, उठ रहा है। अरे आगे जाने पर क्या हो रहा है, आगे जाने पर उठ रहा है। अगर ये उठ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे जाने पे स्लोप बढ़ रहा है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। ये बेसिक मैथ्स में मैंने देसी तरीका बताया था तुम्हें। और धीरे धीरे उठ रहा है तो स्लोप क्या होगा, बढ़ेगा। ये अगर स्लोप बढ़ेगा लेकिन साथ में टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, इसका मतलब फोर्स क्या होगा, फोर्स आज भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल याद दिलाऊं तो मैं और एग्जांपल याद दिलाऊं। ये मैं पुरानी बातें कर रहा हूं भैया, यानी ये सारी बातें बेसिक मैथ्स में मैं कर चुका हूं, मैं दोबारा करने की इच्छा हो गई मेरी, अरे ऐसे ही मैं कर लेता हूं, मैं पुरानी बातें याद दिला देता हूं। ठीक है, ये लो, ये बताओ, ये धीरे धीरे झुक रहा है ना, अरे धीरे धीरे झुक रहा है, वाई एक्सिस से दूर भाग रहा है, झुक रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप घट रहा है। स्लोप घट रहा है इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। और आज भी मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से एंगल लेस देन 90 है, लेस देन 90, इसका मतलब स्लोप आज भी क्या होगा, आज भी पॉजिटिव होगा, या आज भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये पुरानी बातें मैंने आपको याद दिला दी। कि पीटी ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, पीटी ग्राफ का स्लोप फोर्स को बताएगा। तो फोर्स हमने पता लगा लिया भाई। ये स्लाइड शेयर करूंगा मैं ये बस सिंपल रिवीजन करा रहा हूं मैं, ये लिखना मत साथ में दोबारा, मैं पुराना रिवीजन करा रहा हूं, है ना। लो लो, मैं अब एरिया का भी रिवीजन करा दूं, तुम एरिया का भी रिवीजन करा दूं। एफ और टी का ग्राफ अगर मैं देता हूं, अगर मैं तुम्हें एफ टी ग्राफ देता हूं, एफ टी ग्राफ, मान लिया ये एफ टी ग्राफ मैंने ऐसा दिया, तो मैंने आपको बताया ना इसका एरिया किसको बताएगा, चेंज इन मोमेंटम। मान लिया ये 0 टाइम है, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। अब एरिया अगर देखें तो ये a1 है, और ये वाला एरिया देखें तो क्या है, a2 है। अब अगर मैं आपसे बोलूं 0 से t1 के बीच का आंसर बताइए, तो 0 से t1 में क्या होगा, 0 से t1 में ये 0 से t1 का जो एरिया है, ये 0 से t1 के मोमेंटम के चेंज को बताएगा। मतलब हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली बोलेंगे मोमेंटम में चेंज कहां पर, ये बोलेंगे पी टी1 माइनस पी जीरो बराबर क्या होगा, प्लस a1 बोलेंगे, प्लस a1। दूसरा अगर मैं बोलता हूं ये t1 से t2 के बीच में बताइए, t1 से t2, तो क्या बोलोगे, ये t2 पर मोमेंटम माइनस t1 पर मोमेंटम, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a2। ध्यान देना भैया, भाई ये dp बराबर एफ डी टी है, एफ डी टी। आपको पता है टाइम तो हमेशा बढ़ता है, तो dt तो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन इस वाले इंटरवल में फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, फोर्स नेगेटिव। और अगर f नेगेटिव हो जाएगा तो मोमेंटम का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये माइनस ऑफ 80 लोगे, माइनस ऑफ 82। और अगर मैं आपसे पूरा इंटरवल बोल दूं, 0 से t2 बोल दूं, 0 से t2, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे t2 पर मोमेंटम माइनस 0 पर मोमेंटम, ये क्या होगा, ये होगा a1 माइनस a2, है ना भाई। ऐसा नहीं कि ग्राफ देखते ही टूट पड़ो एरिया निकाल दो, वो जहां से जहां तक की बात करें वहां से वहां तक का निकालना, जहां से जहां तक की बात करें वहीं से वहीं तक का एरिया निकालना। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं एरिया वाले, भाई 2D में आता है, कभी ट्रायंगल बना हुआ आता है, कभी रेक्टेंगल, कभी स्क्वायर, है ना। तो ये बड़ी आसानी से बच्चे निकाल लेते हैं, बस गड़बड़ क्या करते हैं, वो पूरा टूट पड़ते हैं, पूरा एरिया निकाल देते हैं। वो जहां तक पूछे वहीं से वहीं तक का एरिया निकालना। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। मैंने कहीं नहीं बोला a1 a2 बराबर है, मैंने कहीं बोला a1 a2 बराबर है, इसकी आंसर 0 नहीं होगा। कई बच्चे 0 0 0 0 लिख रहे हैं, 0 नहीं, a1 माइनस a2। आई थिंक क्लियर हो गया, मैंने रिवाइज करा दिया आपको पुरानी बातें, है ना। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूं और मैं लाता रहूंगा, है ना। अब समझ लो इनको, समझ लो, है ना। देखो क्रिकेटर जो होते हैं ना, क्रिकेटर, आपने देखा होगा कैच पकड़ते हैं, कैच, तो कैच पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे ले आते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर जो है कैच पकड़ने के लिए अपने हाथ को पीछे ले आते हैं। ये हाथ को पीछे ले जाने से क्या होगा, हाथ को पीछे ले जाने से थोड़ा सा चोट कम लगती है। क्यों कम लगती है, क्योंकि तुम जानते हो F बराबर होता है dp अपॉन dt। मैं क्या बोलता हूं, F बराबर dp अपॉन dt। अब अगर मैं बॉल को यहां पकड़ता हूं तो भी मोमेंटम में चेंज इतना ही होगा, और मैं बॉल को यहां पकड़ता हूं तो भी मोमेंटम में चेंज इतना ही होगा। मोमेंटम में चेंज मतलब अल्टीमेटली बॉल रुक रही है ना, बॉल रुक रही है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम 0 हो रहा है, तो मोमेंटम में चेंज तो बराबर हो रहा है। लेकिन जितना हाथ को पीछे लेके जाओगे टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा। और सोच के देखो, ये तो सेम रहा, लेकिन ये टाइम आपने बढ़ा दिया। अगर ये टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाथ पीछे ले जाने का कारण समझ लो। अच्छा और बताऊं मैं, आप हाइट से कूदते हैं, एक बार आप सीमेंटेड ट्रैक पे कूदो और एक बार आप सैंड में कूदो, रेती में कूदो। एक बार कूदो सीमेंटेड ट्रैक पर, एक बार कूदो रेती पर। मुझे बताओ चोट किस केस में ज्यादा लगेगी,
सीमेंटेड ट्रैक पर कि रेती पर? आपका जवाब होगा सीमेंटेड ट्रैक पर चोट ज्यादा लगेगी। देखो दोनों केस में मोमेंटम में चेंज बराबर हुआ। आप सीमेंटेड ट्रैक पे कूदो या रेती पे कूदो, मोमेंटम में चेंज क्या लगेगा, चेंज क्या होगा, बराबर। बस आप सैंड में कूदते हैं तो रुकने का टाइम बढ़ जाएगा, रुकने का टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक तो होता है सीमेंटेड ट्रैक पे कूदूंगा तो तुरंत रुक जाऊंगा, और रेती में कूदूंगा तो थोड़ा धंसता जाऊंगा ना, टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और बताऊं मैं आपको और बताऊं। ठीक है, ये यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर वाला शॉकर देखे होंगे तुमने। ये शॉकर क्यों लगाते हैं? ये शॉकर इसलिए लगाते हैं कि भैया जर्क का टाइम बढ़ जाएगा साहब, तो मोमेंटम में चेंज तो बराबर होगा। अगर कोई झटका लगा है आपके साइकिल में, मोटरसाइकिल में, कार में, शॉकर्स होते हैं शॉकर्स। ये शॉकर्स क्या कर रहे हैं, ये शॉकर अल्टीमेटली टाइम इंटरवल बढ़ा रहे हैं। जितना टाइम इंटरवल बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू उतना क्या होगा, कम होगा। फोर्स का वैल्यू उतना कम होगा। ये कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताए साहब, है ना। साथ साथ लिखना चाहते हो तो लिख लो, दे रहा हूं समय दे रहा हूं, लिख लो, है ना। बाकी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आती हैं, ये स्लाइड इसलिए तो शेयर करते हैं तुम्हें कि तुम बाद में 5 मिनट 10 मिनट खर्च करके जब सेल्फ स्टडी करने लगोगे तो 5-10 मिनट खर्च करके इन बातों को लिख लो। और तुम साथ साथ लिखना चाहते हो लिखो, समय दे रहा हूं मैं पानी पी लेता हूं, लिखो फटाफट। तो भैया न्यूटन सेकंड लॉ तक की बहुत सारी बातें कर ली मैंने। ठीक है, चलो इम्पल्स का एक क्वेश्चन और देता हूं। कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा तुमने यार, बहुत समय दे दिया मैंने यार, है ना। चलो इम्पल्स का एक क्वेश्चन और कराता हूं, एक क्वेश्चन और, इम्पल्स का एक क्वेश्चन और। ठीक है, ये लो साहब, ये हैमर है, इसका मास है 1 किलो, इतनी स्पीड से चल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। ये स्ट्राइक करता है दीवार पर और इतने समय में रुक जाता है। ये लो, एक दीवार पे हथौड़ा चला रहे हो तुम, ये दीवार पे तुमने हथौड़ा चलाया, ये हथौड़ा चलाया, चला दिया भाई। ये बोला टकरा रहा है और 0.1 सेकेंड में रुक जाता है, तो बोल रहा है इंपल्स ऑफ द फोर्स बताइए साहब। ये बोल रहा है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बताइए, ये एवरेज रिटार्डेशन बताइए। 3 क्वेश्चन पूछ रहा है साहब, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, ये हथौड़ा है, इसका मास 1 किलो है, 1 किलो का हथौड़ा, मतलब सनी देओल का तो 2.5 किलो का हाथ होता है ना, ये 1 किलो का हथौड़ा, ये जाके टकरा रहा है साहब, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा रहा है और फाइनली रुक रहा है ना। ये वी इनिशियल दिया हुआ है आपको, वी फाइनल कितना दे रहा है, 0। ये दीवार है, दीवार। ठीक है, अब बोल रहा है कि साहब, और रुकने का टाइम भी बता रहा है, ये हथौड़ा जब टकराया ना तो इसका रुकने का टाइम है 0.1 सेकेंड। बोला इंपल्स बताओ, एवरेज रिटार्डेशन बताओ, है ना। ये एवरेज रिटार्डेशन ऑफ द हैमर, मतलब एक तो बोल रहा है फोर्स बताओ, एक बोला रिटार्डेशन बताओ, एक इंपल्स बताओ, इंपल्स। ठीक है, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है इंपल्स बताइए, इंपल्स। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है फोर्स बताइए, तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है जो जो रिटार्डेशन है वो बताइए। बहुत सुंदर, बच्चों के आंसर आने लगे यार, मजे आते हैं यार आंसर देख करके यार। बच्चे फटाफट फटाफट क्वेश्चन करते हैं साथ साथ, है ना। तो क्वेश्चन करो यार, टीचर का भी इंटरेस्ट बनता है। मैं मतलब कोशिश मेरी रहती है कि एक लेक्चर में कम से कम 20 क्वेश्चन मैं कराऊं। मेरी कोशिश रहती है कि 1.5 घंटे में, 1 घंटे 35 मिनट की क्लास में कम से कम 20 क्वेश्चन तुम्हें करा दूं, सारी वैरायटी तुम्हारे सामने घुमा दूं, है ना। खूब अच्छी तरह मैं हाथ साफ करवा दूं, ताकि तुम्हें सारी सारी बातें, जितने तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं मैं यहाँ बोल दूंगा और वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी। तो ऐसे केस जब सामने आएंगे तो तुम कर पाओगे ना। तो उसके लिए तुम्हारा कॉपरेशन चाहिए होता है, साथ साथ मेरे क्वेश्चन करो यार। ठीक है, आओ, इंपल्स बोल रहा है, पहला क्वेश्चन इंपल्स। अब इंपल्स के लिए क्या चाहिए, इंपल्स के लिए मोमेंटम का चेंज चाहिए। ये लो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास दिया हुआ है 1 किलो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 6, तो ये माइनस में 6 आ जाएगा, माइनस में 6, -6 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, kg इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये -6 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आंसर आ जाएगा -6 kg इंटू मीटर पर सेकेंड। आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है। ठीक है, दूसरा फोर्स पूछ रहा है, फोर्स। अब ये तो 2 दिन से निकाले जा रहे हैं अपन। ये फोर्स क्या होगा, m, मोमेंट वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो यहां से मास कितना दिया है 1 किलो, वेलोसिटी का चेंज कितना है 6,
टाइम कितना है साहब 0.1, टाइम कितना है साहब 0.1 सेकेंड बोला ना, ये 60 आ गया 60, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स। अब बोला एक्सेलेरेशन यानी रिटार्डेशन बताओ, तो ये रिटार्डिंग फोर्स था ना, ये रिटार्डिंग फोर्स डिवाइड बाय मास करोगे तो 60 डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन, ये नहीं हथौड़े का इम्पल्स वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो दे दूं, अगला दे दूं, हो गया सबका, अगला देता हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं, ये एक और लो, ठीक है। ये एफ और टी का ग्राफ दिया हुआ है, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, एफ टी ग्राफ, वाई एक्सेस पे डाटा दिए हुए हैं, एक्स एक्सेस पे डाटा दिए हुए हैं। ये बोल रहा है इंपल्स डिलीवर टू द बॉल, बॉल को इंपल्स बताओ और फोर्स भी बता दो, फोर्स भी बता दो। ये एफ टी ग्राफ दिया हुआ है, एफ टी ग्राफ देकर के क्या बोल रहा है, इंपल्स बताओ और फोर्स बताओ। अब सबको पता है एफ टी ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम को बताएगा, मोमेंटम के चेंज को बताएगा, और मोमेंटम का चेंज मतलब क्या होगा, ये एरिया से निकाल दोगे ना, ये मोमेंटम का चेंज ही तो इंपल्स होगा। चलो करो फटाफट करो, जल्दी करो। आमिर खान बेटा एक ही पॉइंट तू कॉपी पेस्ट बार बार कर रहा है कि सर्कुलर मोशन में 5th पॉइंट बता दो। वो मैंने मैक्सिमम चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, 2-3 चीज़ें प्रूफ करना बचा है उसमें। जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे ना तो एवरेज वेलोसिटी वहाँ प्रूफ होगा, एवरेज वेलोसिटी वहाँ पे प्रूफ होगा। मैंने तो सारे क्वेश्चन एक साथ लिख दिए यार, जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिख दिए थे। घबरा मत, काइनेमेटिक्स में वो प्रूफ होगा, टेंशन मत ले। अभी तो सारे पॉइंट लिख दिए कि इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स, पिछले वाले क्वेश्चन में रिटार्डिंग फोर्स में माइनस क्यों नहीं लगाया, उसने रिटार्डेशन बोल दिया इसलिए नहीं लगाया मैंने, उसने रिटार्डेशन बोल दिया इसलिए नहीं लगाया, ठीक है। अब भाई एरिया निकालने से, एरिया, ये एरिया पूरा देखें तो क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल। अब इसने इंपल्स का कोई टाइम नहीं दिया तो पूरे इंटरवल में निकालूंगा ना, और पूरे इंटरवल में निकालूंगा तो ये इंपल्स क्या होगा, इंपल्स होगा साहब ये एफ डी टी, एफ डी टी मतलब एरिया, एरिया यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व बोले तो ट्रायंगल में हाफ बेस इनटू हाइट, ये बेस की लेंथ कितनी हो गई 2.5 और 1, तो ये 1.5 हो जाएगी, और हाइट कितनी हो जाएगी 1800, ये आ जाएगा हाफ 1.5 इंटू 1800, ये इंटू 1800, ये इंपल्स आ जाएगी साहब, इंपल्स आ जाएगा। और एफ बोलता है एफ एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स क्या होता है, ये मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम, और मोमेंटम का चेंज इंपल्स ही तो हो गया ना, इंपल्स, ये इंपल्स डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो, टोटल टाइम है ना, वो इंपल्स तुमने वहां से निकाल लिया, ये टोटल टाइम दिख रहा है कितना है, टोटल टाइम 1.5 सेकंड है, 1.5 सेकंड, तो डिवाइड बाय 1.5 कर दो, डिवाइड बाय 1.5 कर दो, आ जाएगा आंसर। ये 18,000 है, 18,000, 1800 नहीं 18,000 है, वो एक जीरो वहां से उधर लिख नहीं पा रहे हैं, इसको नीचे कर दूं मैं, ये लो और नीचे कर दूं, ये लो 18, अभी फिर भी नहीं आ रहा, तो रुको 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 मैं सही करता हूँ, है ना, ये लो, ये क्या आएगा हाफ बेस आ गया कितना 1.5 सेकेंड, हाइट आ गई 18,000, 18,000 कर दोगे यार, हो जाएगा, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। एक और, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इंपल्स का एक क्वेश्चन और, ये एनसीईआरटी में भी है और अपने नीट में आया हुआ भी है, ये तो चलो मैं होमवर्क में दे देता हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन तो होमवर्क में दे देता हूँ, दे दूँ होमवर्क में ये क्वेश्चन। अभी ऐसा एक क्वेश्चन कर लिया अपन ने, इससे अच्छा वाला जेई वाला, इससे अच्छा एक क्वेश्चन जेई में कर लिया, तो ये होमवर्क में दे दूँ, ये यहीं करोगे, बोलो बोलो, होमवर्क में दूँ कि यहीं करोगे, जल्दी बोलो। अच्छा मैंने कुछ होमवर्क तुम्हें पहले भी दिया है ना, एक्सरसाइज के मैंने वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन शेयर कर दिए थे, एक्सरसाइज के मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन शेयर कर दिए थे कि एक्सरसाइज फर्स्ट में न्यूटन फर्स्ट लॉ के क्वेश्चन, सेकंड लॉ के क्वेश्चन, इम्पल्स के क्वेश्चन, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के, मैंने सब शेयर कर दिए थे आपको, एक पीडीएफ शेयर कर दी थी मैंने, आई थिंक मिली होगी तुम्हें, वो टेलीग्राम पे मिल गई होगी। चलो ये वाला तो जितनी देर मैंने बोला इतनी देर में तो कई बच्चों ने क्वेश्चन ही कर दिया होगा, जितनी देर मैंने बोला कई बच्चों ने क्वेश्चन ही कर दिया होगा। होमवर्क, चलो बहुत बढ़िया होमवर्क। एक अब मैं एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये अपने नीट में भी आया हुआ है पहले, ये पोजीशन और टाइम ग्राफ दे रहा है, कौन सा ग्राफ, पोजीशन और टाइम ग्राफ दे रहा है, टाइम, पोजीशन और टाइम, बोल रहा है इंपल्स बता दो, पोजीशन टाइम ग्राफ दे करके इंपल्स बता दो, इंपल्स, ये बोल रहा है इंपल्स बताओ, ठीक है। रुकना, सुनना और समझना, मेरी बात सुनना और समझना। देखो भाई इंपल्स का मतलब होता है मोमेंटम का चेंज, है ना। अब मोमेंटम का चेंज अगर ये एफ टी ग्राफ देता तो मैं एरिया निकाल रहा होता,
अगर इसने FT ग्राफ दिया होता ना तो मैं क्या निकाल रहा होता, एरिया। लेकिन इसने पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया। मेरी बात ढंग से सुन लेना, कोई सा भी ग्राफ दे दे, है ना, कोई सा भी ग्राफ दे दे, निकालने का एक ही तरीका भैया, या तो स्लोप या एरिया। ग्राफ से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तीसरा कोई रास्ता नहीं है, या तो आप एरिया से आंसर निकालोगे या स्लोप से निकालोगे। अब मुझे बताओ पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका स्लोप होगा क्या, dx/dt। dx/dt मतलब क्या होगा, वेलोसिटी। इसका स्लोप वेलोसिटी को बताएगा, और तुम्हें बताया कि वेलोसिटी बदलेगी तभी तो मोमेंटम बदलेगा, और मोमेंटम बदलेगा तभी तो इंपल्स मिलेगा ना साहब। तो ग्राफ देख करके बताओ, मुझे बताओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ। तो भैया 0 से 4 सेकंड में इसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। मैं कह रहा हूं 4 से 9 सेकंड में भी कर्व स्ट्रेट लाइन है, 4 से 9 सेकंड में भी कर्व स्ट्रेट लाइन है, यहां भी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसका स्लोप बता रहा है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन कर्व है तो कांस्टेंट आएगा। यहां वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 है। तो मुझे बताइए v1 बराबर कांस्टेंट, v2 बराबर कांस्टेंट, तो 0 से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। 4 से 9 के बीच में भी मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। लेकिन गौर करो, गौर करो, 4 सेकंड के पहले देखो और 4 सेकंड के बाद देखो। 4 सेकंड के पहले देखोगे तो स्लोप कुछ और है, और 4 सेकंड के बाद देखोगे तो स्लोप कुछ और है। इसका मतलब जो भी बदलाव हुआ ना वो 4 सेकंड पे हुआ। तो इंपल्स जो मिलेगा वो कहां मिलेगा, इंपल्स मिलेगा t=4 सेकंड। आपको इंपल्स मिलेगा t=4 सेकंड पर। ठीक है, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इस ग्राफ को देख करके बताना है कि इंपल्स कहां मिला। तो इंपल्स मिला t=4 पर। अब t=4 पर, ये एट t=4 सेकंड, अगर मैं आपसे बोलूं तो इंपल्स क्या बोलोगे, m v फाइनल माइनस v इनिशियल। मास तो कितना दिया हुआ है, मास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना। अच्छा, वैसे तो क्वेश्चन में इसने t=4 ऑटोमेटिक बोल दिया था। अगर ये नहीं भी बोलता ना, नहीं भी बोलता, तो ये इंपल्स सिर्फ 4 सेकंड पे, कहीं और इंपल्स नहीं है। 0 से 4 सेकंड के बीच में इंपल्स नहीं है, 4 सेकंड से 9 सेकंड के बीच में भी इंपल्स नहीं है। ठीक है, अब आओ साहब, मास कितना है साहब, मास है 2 किलो, है ना। v फाइनल, तो इसका स्लोप बोलो, इसका स्लोप बोले तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। और ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होगा, -40 बाई कितना 5, ये -8 आ जाएगा, -8। ये वाला वेलोसिटी बोलो, ये वाला वेलोसिटी, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना आएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 40 और बेस कितना है 4, ये +10 आ जाएगा। अब यहां डाटा रख दो, फाइनल वेलोसिटी -8, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा +10। ये सॉल्व कर ले तो कितना हो गया, ये +10 था, -18, -36 आ जाएगा, -36। आंसर आ जाएगा -36 न्यूटन इंटू सेकेंड। आंसर आएगा -36 न्यूटन इंटू सेकेंड। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। ये अपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अपने नीट में भी आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अपने नीट में भी पूछा गया। ठीक है, तो भैया होमवर्क सुन लो। 2 दिन से मैं तुम्हें पूरे न्यूटन सेकंड लॉ के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ अपना हो चुका है, न्यूटन सेकंड लॉ अपना हो चुका है। मैंने होमवर्क में पिछले टर्न पे भी क्वेश्चन दे दिए थे, मॉड्यूल के क्वेश्चन टिक करा के दे दिए थे। मैं आज वो पीडीएफ फिर शेयर कर दूंगा, मैं पीडीएफ अभी आज शेयर करवा दूंगा स्लाइड के साथ में। तो उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कि एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो होमवर्क कर लेना, ठीक है। अब डिस्कशन का क्या साहब, तो डिस्कशन में यहीं पे बताता जा रहा हूँ मैं, जो जो मॉड्यूल में पूछने लायक क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं यहीं डिस्कस कर दूंगा, सारे मैं यहीं पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो साथ साथ होमवर्क करते रहो भाई, साथ साथ होमवर्क आप करते रहो। ठीक है, और अब बचा क्या, न्यूटन थर्ड लॉ बचा, कल करते हैं। कल न्यूटन थर्ड लॉ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। एक बच्चा बेचारा बार बार पूछा था कि सिलेबस कब खत्म होगा, प्लानर दे दो। तो प्लानर अपन ने बना रखा है ना, शो हो जाएगा तुम्हें, शो हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से चैप्टर में कितने लेक्चर लगते हैं वो सब शो हो जाएगा तुम्हें, है ना, वो सब तुम्हें बता दिया जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, एससीवी वगैरह में सब सॉल्व कराता जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करा रहा हूँ मैं तुम्हें, एससीवी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जेई मेंस वगैरह के पूरे जो एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, अपने मॉड्यूल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम्पलर फिजिक्स के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस करता जाऊँगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो अपना मॉड्यूल मिला है ना, उस मॉड्यूल को साथ साथ सॉल्व करते जाओ, है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं उसके अलावा और क्या करें, और करते रहो जो करना है यार, तुम्हें जो करना है करो, दुनिया में बहुत कुछ है करने को, है ना। पहले अपना मॉड्यूल करो, पहले क्लास के नोट्स और मॉड्यूल, ये 2 चीज़ें अच्छी तरह कर लो। ठीक है, चलो मिलते हैं कल न्यूटन थर्ड लॉ के साथ।
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के साथ। ठीक है, अब वो एक मोटिवेशन का था अपना, लेकिन समय बचा नहीं है। चलो मैं ट्राई करता हूं, देखें अपनी स्लाइड कहाँ है। ठीक है, कल करते हैं, कल बात करते हैं।